नमस्कार। कुछ परेशानियां हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। अ, कुछ इको आ रहा है और जो ठीक नहीं हो रहा है, शायद ये वेदर के कारण है, क्योंकि 24 घंटे से भयानक बरसात हो रही है यहाँ पर। तो हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और मैं इस कार्यक्रम में राजा राम बहादुर जी, तस्नीम खान, चरण सिंह पाठक जी का स्वागत करती हूँ। और मैं नमस्कार आप सबको। और मैं थोड़ा चुप बैठी हूँ क्योंकि मेरी आवाज ज्यादा गूंज रही है, तो आप लोग जिससे ध्यान से सुन सकें। विषय है विस्थापन के विभिन्न रंग, और ये एक कहानी पर आधारित है जिसे तस्नीम खान ने लिखा है। और ये अब आप इसके बारे में चर्चा सुनिए। राजा राम जी, आप संभालिए। ठीक है, मैं करता हूँ। विस्थापन हमारे लिए एक तरह का मसला रहा है जिसे हम अभी तक 7 दशक गुजर जाने के बाद भी भूले नहीं हैं। ये एक तरह से पूरे महाद्वीप का बंटना और एक भयावह आपदा से गुजरना, एक तरह का जिस तरह से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी में जो हॉलोकॉस्ट की स्मृतियां हैं, हमारे यहाँ विभाजन की जो स्मृतियां हैं वो उससे कम भयावह नहीं है। तो वो जो है लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी स्मृतियों में बना रहा है। और जाहिर है कि जो साहित्यकार, कलाकार, संस्कृति कर्मी, जो कि समाज का सबसे संवेदनशील तबका होता है, वो इन सब चीजों को अपने सृजन कर्म में, अपने रचना कर्म में कहीं ना कहीं दर्ज करता चलता है। तो एक और हमारे सामने विभाजन के दौर का साहित्य है जो उर्दू और हिंदी दोनों में मौजूद है। हालांकि उसकी कथा साहित्य में बहुत बड़ी एक तरह की जो क्लासिक उपस्थिति है उसकी, कविताओं में भले ही कम है, लेकिन कविताओं में जो कविता जिसको हम आधुनिक कविता कहते हैं, उसमें भले ही उसकी उपस्थिति उतनी ज्यादा नहीं हो, लेकिन जो लोक स्मृति में जो लोक कविता है, जो लोक संस्कृति के तमाम वो हैं, और जो लोगों की अपनी किंवदंतियां हैं, स्त्रियों के गीत हैं, उसमें विभाजन की जो दुखद और मार्मिक स्मृतियां हमें सब जगह मिलती है। उसमें बहुत सारे अनुसंधान, शोध और लेखन हो रहे हैं। तो ये तो उस दौर की बात है जब विभाजन घटित हुआ और उसके बाद की। लेकिन उसके बाद के जो पूरा जो लेखन है दोनों भाषाओं का, उर्दू का और हिंदी का, जो कि एक तरह से जिनके उद्भव एक है, जहाँ से जेनेसिस जो है, उत्पत्ति एक जगह से है, क्योंकि दोनों संस्कृतियां समान है, दोनों एक संस्कृति से निकली हैं। इस महाद्वीप की जो एक बड़ी साझा और विराट जो संस्कृति है, उसकी ये दोनों भाषाएं उपज हैं। तो इसमें लगातार जो भी रचनाकारों की नई जनरेशन आती है, वो पुरानी को याद करती है, अब पुरानी पीढ़ी के उन घावों को, नासुरों को की शनाख्त करती है, और अपनी तरह से तस्नीम आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है सर। अच्छा। और अपनी तरह से उसकी शनाख्त करके अपने लेखन में, राइटिंग में दर्ज करती है। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिल्कुल जो युवतर पीढ़ी से तस्नीम खान आती हैं,
और उन्होंने बहुत जल्दी अपने लेखन से हमारे बीच में अपनी एक खास पहचान बनाई है। उनकी जो भाषा, उनकी शैली, एक चीज़ों को देखने का तरीका और एक पूरी दुनिया जो आमतौर पे हमारे सामने हमसे ओझल है और अगर हम देखते भी हैं तो उसकी अनदेखी करते रहते हैं। ऐसा एक जो संसार है हमारे बीच का, बिल्कुल हमारे अड़ोस का पड़ोस का, उस संसार को उन्होंने अपने उपन्यास में, अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया है और हमारे सामने विमर्श के लिए रखा है। तो उनकी ही एक कहानी जो बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है मधुमती, उसमें प्रकाशित हुई है। तो उस कहानी पर हम आज यहाँ थोड़ी बातचीत करेंगे और वो कहानी एक तरह से हमें वापस से उन विभाजन की स्मृतियों में ले जाती है। उस दौर का जो विस्थापन था, जो भयावह विस्थापन, उसकी हमें याद दिलाती है। और दूसरी ओर जो इस समय हमारे पिछले कुछ दशकों से भारत में जो एक खास तरह की राजनीति चल रही है, एक खास तरह का सोच काम कर रहा है, जो लोगों को जोड़ने की जगह बांट रहा है, एक दूसरे से अलग कर रहा है, एक नफरत और द्वेष भाव, वैर भाव समुदायों के बीच में उसको हवा दी जा रही है और उसने एक जो नए तरह का विभाजन हमारे बीच पैदा एक हद तक किया भी है और उसको और ज्यादा उस विभाजन की दरार को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है लगातार। तो ये कहानी उसको भी कैप्चर करती है, उसको भी पकड़ती है कि कैसे जो है, कैसे किस तरह से ये और विभाजन और विस्थापन का बड़ा गहरा संबंध है। जब आप जो हमारा देखिए, जो हम रहते हैं, जो हमारा समाज होता है, जो समाज का जीवन, जो एक वातावरण होता है, परिवेश होता है, वो हमारे साझापन से बनता है। हमारे जो शेयर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो शेयर्ड पब्लिक स्फीयर है, जो शेयर्ड चीजें हैं, शेयर्ड कल्चर है, उससे हम एक होते हैं। और जैसे ही हम उसमें विभाजन डालते हैं तो जाहिर है कि उससे पहले दरार बनती है, एक जो है बैरभाव पनपता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं तो हिंसा होती है और उससे विभाजन होते हैं, तो और उससे फिर विस्थापन होता है। जो पराजित है, जो हारा हुआ है, वो मैदान छोड़ेगा, वो उससे बाहर जाएगा। तो ये उसकी एक तरह से कहना चाहिए कि उसकी एक भयावह परिणति इस रूप में उस चीज की होती है। और ये कहानी बड़े अच्छे से उस सारी यात्रा को, सारी चीज को अपनी तरह से कैप्चर करती है। हालांकि हमने विस्थापन का एक और रूप पिछले दिनों देखा। तो देखिए, दो तरह से विस्थापन के दो तीन तरीके हैं। एक विस्थापन तो होता है जो विकास से जुड़ा हुआ है, जो विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, और जो विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विस्थापन है वो सदैव खराब नहीं होता। जैसे कि हम नौकरियां करने बाहर जाते हैं, अपने घर को, अपने शहर को छोड़ करके बाहर जाते हैं, हमारे जो सिपाही मोर्चे पर जाते हैं, हमारे जो पुलिस वाले भाई है वो जगह जगह जो सिक्योरिटी फोर्स है जो उस पर काम करते हैं, डॉक्टर्स जो है अपनी सेवाएं दूर दराज के गांव में जाकर देते हैं। तो एक तो इस किस्म का विस्थापन हमारा होता है। तो ये जो है, ये एक तरह से एक इकोनॉमिक प्रोफेशन से जुड़ा विस्थापन है, इकोनॉमिक विस्थापन है जो विकास की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो एक जो है, कहीं हम जो है इंडस्ट्री लगाते हैं, कुछ बांध बनाते हैं, कुछ और करते हैं और लोगों को हटाते हैं और उनका पुनर्वास करते हैं। तो वो जो विकास से जुड़ा विस्थापन है, उसमें तो देखने की चीज ये है कि ठीक से उन लोगों का पुनर्वास हो रहा है और उनकी जो कल्चर है, उनकी भाषा है, उनकी अपनी जो आइडेंटिटी है, गरिमा है, उसको हम सुरक्षित कर पा रहे हैं और बाकी उसमें कोई और बुरी बात नहीं। दूसरा विस्थापन जो है प्राकृतिक होता है, जैसा कि हमने अभी महामारी हुई, आपदा आई, उद्योग धंधे बंद हुए और लोग जो है, लोग निराधार होकर के, महामारी से डर करके अपने रूट्स की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ, अपने गांव की तरफ लौटे और जब उनको कोई साधन नहीं मिले तो पैदल ही चल पड़े। तो एक बहुत बड़ा विस्थापन, विराट विस्थापन। तो ये अपने आप में रिवर्स माइग्रेशन के वापस लौटे लोग जहाँ से आए।
और तीसरी तरह का जो विस्थापन जो युद्ध से होता है, जो दंगों से होता है, जो जेनोसाइड से, जो कत्ले किसी दूसरे समुदाय का कत्लेआम करने से होता है, वो मनुष्यकृत विस्थापन, जिसमें मानवीय हिंसा से जो विस्थापन होता है। तो ये जो तीसरी तरह का विस्थापन है सबसे भयावह, सबसे अमानवीय है। और जो भी लोग मनुष्यता में, मनुष्य के अधिकारों में, मनुष्य की गरिमा में विश्वास रखते हैं, और जाहिर है कि उनमें जो रचनाकार तबका है, कलाकार, सांस्कृतिक कर्मी तबका है, वो तो रखता ही रखता है। तो इसलिए उनके हमेशा ये एजेंडा में होता है, वो इसका हमेशा अपनी तरह से प्रतिरोध करते हैं। और जब हम कला के जरिए प्रतिरोध करते हैं तो एक सृजनात्मक प्रतिरोध होता है। तो हमारी युवा साथी तस्नीम ने एक कहानी के जरिए इस तरह का एक कल्चरल इंटरवेंशन करने की, एक प्रतिरोध, सांस्कृतिक प्रतिरोध करने की कोशिश की है। तो मैं चाहूंगा कि तस्नीम अपने इस पूरे एफर्ट के बारे में, ये जो इंटरवेंशन इन्होंने किया है इस कहानी के जरिए, और इस कहानी के बारे में, और अगर समय का थोड़ा देख लें गणित क्या है, अगर उसके कुछ अंश, छोटे छोटे अंश, आप 2-3 अंश, कहानी तो बहुत लंबी है, सुना सकें तो फिर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तस्नीम। आवाज नहीं आ रही? कौतिक जी आवाज आ रही है कि तस्नीम की आपको? हाँ आ रही है। हाँ, अब आ रही है। बेहद शुक्रिया बहादुर सर, बेहद शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने बताया कि मनुष्य जो विस्थापन है वो सबसे भयावह रहा है। तो हमने जो 1947 का जो विस्थापन हुआ, बंटवारा हुआ, वो हमने नहीं देखा, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा। साफ नहीं आ रही यार मेरे को तो आवाज। चरण सिंह, थोड़ी कमजोर आ रही है। आ रही है साफ आवाज? मेरी आवाज नहीं, अभी बीच में तस्वीर भी कमजोर ठीक से नहीं आ रही। नहीं हाँ, नहीं, अब आवाज, अब बोलो, अब शुरू करो। आ रही है? हाँ, अब बोलो। हाँ जी सर, अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अब आ रही है थोड़ी, अब आ रही है। जो विस्थापन है वो बेहद भयावह होता है। तो हमने 1947 के जो बंटवारे के बारे में हम किताबें पढ़ते रहे, दर्द समझा उसको, लेकिन वो लगता था कि बीती हुई बातें हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह का माहौल बनाया गया, ये कहना बेहद ही दुखदाई है कि एक नफरती माहौल जो बनाया गया राजनीति को लेकर पूरे देश भर में, और एक डर का माहौल बनाया गया। तो उसे लेकर एक खास वर्ग में, एक अलग वर्ग में जो डर पैदा हुआ है। जैसे पिछले साल अगस्त में हमने देखा, सबसे पहले एनआरसी लागू हुई असम में, और उसके बाद जो सीएए को लेकर, एनआरसी पूरे देश में लागू करने को लेकर जो कुछ भी राजनीति के तौर पे हुआ, और उसके साथ ही लोगों में जो डर पैदा करने की कोशिश की गई, उसकी वजह से एक अविश्वास सा जो है वो मैंने महसूस किया कि जो लोग आपस में इस तरह से दोस्त रहते थे कि जिनके बारे में बताना कोई जरूरी नहीं होता, वो एक बिल्कुल हमारी जो दिनचर्या का हिस्सा होता है। जैसे सोना है तो हम किसी को बताते नहीं, हमें सोना है, उठना है, खाना है, पीना है। तो इसी तरह से हमारे दोस्त भी होते हैं, हर एक, चाहे हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सबकी ऐसी साझा संस्कृति रही है कि वो हमारी दिनचर्या के हिस्से की तरह रही है, कि वो कुछ खास नहीं, लेकिन वो बिल्कुल हमारे अंदर ही घुली सी रची बसी रही। तो वो रिश्ते भी जिए, वो रिश्ते भी देखे। लेकिन जो पिछले साल से जिस तरह से, या उससे पहले से राजनीति ने जिस तरह का माहौल खड़ा किया, उसके बाद में देश भर में जो डर पैदा हुआ, अविश्वास की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद में इन दोनों की वजह से छटपटाहट पैदा हुई। रिश्तों के बीच में जब दरारें आने शुरू हुई, छटपटाहट की स्थिति पैदा हुई। मैंने भी महसूस की, मैंने भी उसको फेस किया कि जब मुझे मेरे ही बहुत पुराने साथी, जब मुझे कोई एक बोलता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, तो मुझे ये बहुत ही दुखदाई सा था मेरे लिए ये सवाल भी कि अब तुम्हारा क्या होगा। हालांकि मैंने उनको उसी तरह से जवाब दिया जैसा देना था, लेकिन मन के किसी कोने में एक अविश्वास पैदा होता है, एक दरार पैदा होती है, जो कई लोगों ने समझा नहीं इस बात को कि राजनीति किस तरह से हम लोगों में एक दरार पैदा करती है। अच्छा, इसी दौरान मैं भूल चुकी थी कुछ किस्सों को,
जो मुझे मेरी नानी सुनाया था। तो लेकिन जब ये नफरत का माहौल पैदा हुआ, छटपटाहट का, डर का माहौल पैदा हुआ, लोगों में जमीनों को लेकर डर पैदा होने लगा कि अब हमारी जमीनों का क्या होगा, एनआरसी जब आए, वो डर हमने देखा आसपास के लोगों में। मेरे अपने घर में जैसे मेरी बुआ को समझाना ये मुश्किल हो गया था कि भाई उनको कोई डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा, आप यहीं रहोगे। बहुत मुश्किल से हमने उनको कन्विंस किया। तो एक ये डर जो है वो खास तौर से बुजुर्गों में बेहद, क्योंकि उन्होंने वो 1947 का दौर देखा है और वो अब ये जो देखते हैं तो उनके लिए ये बेहद पीड़ादायक है। ये हमें समझना होगा कि उनके लिए बेहद पीड़ादायक है, क्योंकि उन्होंने वो भी देखा है और उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनको ये डर भी देखना बाकी था। तो इस पूरे माहौल के दौरान मेरे पुराने किस्से मुझे याद आए। मेरी नानी जो है वो किस्से सुनाया करती थी बंटवारे के समय के। तो वो एक किरदार बताती थी कि उनका एक रिश्तेदार जो था वो 10 साल की उम्र में उसको उसकी माँ जबरदस्ती पाकिस्तान ले जाती है। वो जाना नहीं चाहता वो बच्चा, उसको अपने इस वतन से लगाव होता है पैदाइशी, तो उसे लगता है कि मैं कहीं और क्यों जाऊं, वो नहीं जाना चाहता। तो उसको उसकी माँ जबरदस्ती माँ ले जाती है और जब वो 14-15 साल का होता है वो बिना अपने घर में बताए और वो निकल पड़ता है अपने वतन के लिए। उसे कोई दिशा पता नहीं, कुछ पता नहीं होता कि किस दिशा में है, लेकिन वो अपने वतन के लिए वहां से अपना घर छोड़ देता है, जो उसकी माँ के साथ होता है, अपना परिवार छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए कि वो उस मिट्टी में जीना चाहता है जहां पर वो पैदा हुआ। तो ये किससे इस डर के माहौल में, इस लोगों में जब मैं छटपटाहट देख रही थी, पत्रकार हूँ तो वो भी दिखाई देता है। तो उसी दौरान ये किरदार मेरे दिमाग में बार बार आता रहा कि ऐसा भी एक किरदार रहा है, ऐसा भी एक नानी किस्सा सुनाया करती थी जो अपने वतन के लिए छटपटाहट थी उसके लिए, वो वहां से छोड़ के यहाँ आया। तो वो किरदार जो अब इस उम्र में है, 85-90 की उम्र में है, वो जब कोसों मीलों दूर तक चल के यहाँ पर आए तो वो इसलिए नहीं आए थे कि वो ऐसा माहौल दोबारा देखे, कम से कम इसलिए नहीं आए। उन्होंने यही सोचा होगा कि जब अपनी मिट्टी में जाऊंगा, अपने वतन में जाऊंगा, तो वहां जो सुकून होगा वो दुनिया में कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो वो किरदार लगातार मेरे जहन में अपने आप चलता रहा, दिमाग में। फिर एक दिन मुझे लगा कि वाकई में इस किरदार को, उस छटपटाहट को, एक वो जो पार्टीशन थी, उस पार्टीशन की वजह से वो मीलों कोसों पैदल चला उसको, और जो आज फिर से परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो उसे लेकर वो बुजुर्ग क्या सोच रहा है, वो क्या फेस कर रहा है, सोच नहीं रहा, फेस क्या कर रहा है, कौन सी छटपटाहट है, कौन सा डर है, कैसा अविश्वास है, जो हमारे रिश्तों में अविश्वास आया है, जो साझा हम रिश्ते हमने हमेशा जिए हैं बेहद हंसी, तो उनमें जो अविश्वास आया है, वो अविश्वास में यहाँ दिखाना चाहती थी कि ये अविश्वास है और ये छटपटाहट है, इस तरह का डर है, ताकि लोग इसको समझें। और हालांकि इसमें एक मैं खुद डर रही थी कि जब इस कहानी को प्रकाशित करने के लिए मैंने साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका के लिए भेजी, तो वाकई में मुझे इस बात का पूरा डर था कि कहीं कहानी जो है तो गलत तरीके से ना समझा जाए। जो मैं छटपटाहट, विश्वास और डर जो मैं बताना चाहती हूँ वो कहीं ऐसा ना हो कि इसको लोग ना समझ पाए। पूरा डर था इसका मुझे। लेकिन जब उसकी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई तो एक भी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं थी कि जिस 3 चीजों को लेकर मैंने उस कहानी को लिखा था, रचा था, तो वो नहीं समझ पाए। तो ये बात मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे सुकून भी मिला कि कम से कम जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि वाकई में ऐसा है। क्योंकि मेरे लिए एक ये प्रश्न हो सकता था कि ऐसा तो होता ही नहीं है, जो कि अक्सर जो नकारने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये पूरे इसके का पूरा डर था यहाँ पर। मुझे इसको प्रकाशित कराने को लेकर बेहद संकोच था। मैंने इसको कई महीनों से लिख रखा था लेकिन मैंने प्रकाशित होने के लिए नहीं भेजा था। फिर राजस्थान साहित्य अकादमी में बेहद डर के साथ मैंने उन लोगों को पसंद आई। मुझे लगा था कि ये नहीं प्रकाशित करेंगे,
मुझे ऐसा लगा, लेकिन वो प्रकाशित हुई और उसके लिए जो प्रतिक्रियाएं आई, तो मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि कहानी को समझा, मुझे इस बात की खुशी है कि जो भावनात्मक द्वंद जो चल रहे हैं वो एक तरफ नहीं है, उसको लोग समझ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह की जो आंदोलन इस समय खड़े हुए हैं उसमें कोई एक कौम नहीं है, बाकी लोग भी हैं, लेकिन कोई एक होता है जो आपके अंदर एक सवाल खड़ा कर देता है। जैसे मेरे सामने सवाल था कि आपका क्या होगा, 100 दोस्त हैं खड़े होने वाले मेरे साथ में, लेकिन कोई एक भी कह देता है तो वो एक दर्द, एक टीस जो है मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी वो टीस थी, और उस टीस की वजह से मैंने ये कहानी यहाँ पर लिखी है। आप लोग कहें तो छोटा सा अंश उसका सुना दूं मैं यहाँ बिल्कुल 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 जी। उसकी जो आखिरी बहुत लंबी कहानी है पार्टीशन को लेकर, तो सिर्फ मैं आखिरी कुछ पंक्तियां यहाँ पर सुनाऊं। सैनी जी और हाफिज दोनों ने साथ नौकरी की, साथ ही रिटायर हुए। दोनों के घरों की दीवार एक ही, दोनों ने रिटायरमेंट के बाद साथ घूमने से लेकर कई सारे सपने देखे थे, लेकिन घर की जिम्मेदारी में सपने पूरे नहीं हो सके। रिटायर होते होते चारों बेटों ने खुद ही तीडवाना वाले पुश्तैनी घर में रहने का फैसला कर लिया था। चारों में से सरकारी नौकर तो कोई भी नहीं हुआ, लेकिन रंग रोशन में काफी नाम था फिरोज और अफरोज का। धीरे धीरे चारों इस काम से जुड़े। तीडवाना के व्यापारी उन्हें काम के लिए वहां बुलाते, रोजी रोटी का मौका वहां मिला तो पूरा परिवार वहीं चल दिया। हाफिज भी चाहता था कि उनके कुछ साल अपने बुजुर्गों के घर में बिता ले। जिस बड़े भाई ने कस्टोडियम से उन्हीं के नाम से घर को खरीदा था, भाई की यादें भी इस घर में आ गए थे। चारों बेटे यहाँ पर अच्छा कमा लेते थे, छोटी जगह पर सेठ बहुत थे। उन्हीं के घरों के साथ साथ आसपास की जगहों से भी उन्हें खूब काम मिल जाता, और एक 6 महीने के साल भर का जुटा लेते। यहीं बसने का मन जब सभी ने बना लिया तो चारों ने अब्बा से इजाजत चाही कि जोधपुर वाले घर को बेचकर तीडवाना में ही चारों के लिए घर बनवा दिए जाएं। अब्बा को परेशानी ना थी, वो तो अपनी मिट्टी में यहाँ वहाँ रहकर खुश थे, अपने वतन में थे, यही उनके लिए बहुत था। उन्हें पता था कि सैनी जी को भी अपने बेटे के लिए पास ही का घर चाहिए। वो कई बार हाफिज से इस बारे में कह भी चुके थे। कीमत से ज्यादा रकम देने के लिए भी वो तैयार थे। जब हाफिज ने मन बनाया तब तक उनकी नजर और जुबान दोनों में फर्क आ चुका था। पिछली बार जब वो सैनी जी से बात करने गए तो उन्होंने गाली देकर निकाला था उन्हें। हाँ, पाकिस्तानी कह देना उनके लिए गाली जैसा ही था। पाकिस्तानी क्यों, उन्हें अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी या अमरीकी में कोई कह देता तो वो उनके लिए गाली थी। उन्हें कोई इस मिट्टी से अलग करके देखे, ये उनसे कतई बर्दाश्त नहीं होता। आज वो नींद में बुदबुदाए, चिल्ला नहीं रहे थे। फिरोज फिरोज बहुत जोर की पीड़ उठी है। पास ही में बैठी उनकी पत्नी जाहिदा घबरा गई। फिरोज अफरोज भी आ गए। वो आंखें बंद किए पैर पटक रहे थे, लगातार चिल्ला रहे थे, पीड़ उठ रही है, दबा दो इसे, पीड़ उठ रही है। फिरोज अफरोज दोनों ही पैरों को जोर जोर से दबाने लगे। जाहिदा ने सिर सहलाया, कुछ देर में चिल्लाना फिर से गुदगुदाने में बदल गया। पैरों में पीड़ उठ रही है, दबा दो, पीड़ फिर से उठी है। हाफिज ने नींद में देखा सन्नी बाबूजी, वो वर्दी वाला, 2 हवलदार, रामावतार काकूसा, भाभी के हाथ, पड़ोसियों की खामोशी, न जाने कितनी ही तहों में उन जख्मों पर मरहम रखा गया था। एक बार में ही सारी तहें उखड़ गई। इस बार पैरों में पीड़ इतनी उठी थी कि चीखें भीतर तक दबने लगी थी, सांसें भी। गुदगुदाते हुए सोए हाफिज अली अगली सुबह खामोश हो गए। उनके पैरों में ये पीड़ आखिरी थी। तो यहाँ पर पैरों में पीड़ का अर्थ मेरा यही है कि एक व्यक्ति कोसों चला था और फिर से उसे वही बताया गया जहां वो नहीं रहना चाहता था। जैसा कि हमारे यहाँ अभी ये एक फैशन सा चल रहा है पाकिस्तान भेजने का, कई महीनों से पाकिस्तान भेजने का हो, तो ये किसी के लिए गाली, तो ये सब किसी के लिए गाली जैसा हो सकता है, किसी के लिए एक बेहद
दुखदाई हो सकता है। तो इस बात को लोग समझे, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस किरदार को उठाया है। और एक बेहद ही अच्छी इस पे टिप्पणी मुझे मिली थी, मेरे साथी युवा कथाकार है नवनीत नीरव जी, उन्होंने बोला था कि तस्नीम तुम्हारे इस कहानी के किरदार जो है वो हकीकत से लगते हैं, विश्वसनीय लगते हैं। तो मैंने यही सोचा कि विश्वसनीय तो क्यों नहीं लगे, क्योंकि ये किरदार हकीकत से उठाए गए हैं। जी सर। जी बहादुर सर। आवाज आ रही है राजाराम जी? जी हाँ, आपका पाठक जी आप माइक, बोलिए। आपका माइक म्यूट है। अब बहादुर सर आपका माइक म्यूट है। नहीं, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप बोलिए पाठक जी, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, कहानी जब मैंने भी जो राजस्थान साहित्य अकादमी की जो मैगजीन है मधुमती, उसके जरिए मैंने कहानी मेरे को पढ़ने को मिली, और पढ़ के मुझे लगा कि इस कहानी पे बात जरूर की जानी चाहिए। क्योंकि अक्सर होता ही है कि हम जिन चीजों पे, जिन कहानियों पे हमें बात करनी होती है या करना जरूरी होता है, हम कभी कभी उन चीजों से बच जाते हैं। क्योंकि मैं मुझे इसलिए कहानी भी अच्छी लगी कि अभी जो राजाराम जी ने तो हमारे घर देखा, गांव आए, तो जहाँ हम वर्तमान में रह रहे हैं, और हम यहाँ 20 साल पहले आए थे, गांव के ढाणी में रहते थे पहले दूर। आप ताज्जुब करोगे कि मतलब 20-22 साल यहाँ रहते रहते हो गए, लेकिन मुझे कभी इस घर के सपने नहीं आए, कभी भी इस घर के सपने नहीं आए। सपने वहीं के दिखते हैं, वो कुआ, वो पेड़ आम के, और वही कच्चे घर यहाँ के, मतलब आज तक नहीं देखे। हाँ, 22 साल हो गए, आप समझो। तो मैं कह रहा हूँ कि विस्थापन हमें अपनी स्मृतियों में लौटा देता है, विस्थापन हमारा, और एक भटकन देता है। जो पीड़ कभी आपने, आपकी पीढ़ियां भड़की हों, वो पीढ़ियों का दर्द महसूस किया हो सफर के बाद में। मैं दो चीजें यहाँ थोड़ी सी, हालांकि राजाराम ने बहुत अच्छी तरह से कहानी का जो मर्म है, विस्थापन की जो पीड़ा है, और कितने तरह के विस्थापन होते हैं, लेकिन मैं अभी से ये भी कह रहा हूँ कि ये कितनी कितनी बार विभाजित लोग करते हैं। ये राजनीतिक विस्थापन भी है, ये राजनीति का एक विस्थापित दौर है। जो राजनीति कहाँ से चल के किस तरह से आ गई, लोगों की साझा संस्कृति में कितने कितने विभाजन लगातार, जो हम ये संतुष्ट हो गए थे, चलो बंटवारा हो गया, अब इधर के इधर चले गए, अब सब कुछ शांत हो जाएगा, हमें कुछ चीजें भुगतनी नहीं होंगी। आप देखिए, ये राजनीतिक विस्थापन, राजनीति कहाँ से चली कहाँ गई, वो बार बार आपको विस्थापित करती है, बार बार आपको आपकी जो साझा संस्कृति है उसको तोड़ती है, और बार बार में आपको हिट करती है। ये रिश्तों के विस्थापन की भी कहानी है कि किस तरह से वो जो पड़ोसी हाफिज अली सैनी जी, एक ही जगह नौकरी कर रहे हैं, एक ही दीवार है, मतलब बीच में खाली, किस तरह भाई भाई के रहते हैं। जैसे ये होता है, जो अभी तस्नीम बता रही थी कि एक जुमला जो किसी के लिए गाली जैसा हो जाता है, और उसको एक मुहावरा बना दिया जाता है। मैं अगर कोई बात करूंगा किसी के पक्ष में, तो मेरे विपक्ष में मुझे यही जुमला सुनने को मिलेगा, अरे इसको पाकिस्तान दे। और जब एनआरसी का ये जो कहानी के संदर्भ में हम जब बात करें, तो एनआरसी का जो मुद्दा चल रहा था कि एक इस देश के नागरिकों को, जो अन्य अन्य तबके के हैं, उनको कितनी बार ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम इस देश के मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस देश की खुशबू हमारे अंदर है। हम कितनी बार ये सिद्ध करेंगे? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हाफिज अली तो जिंदगी भर उस विस्थापन से जूझ रहा, मतलब उसका विस्थापन तो अभी खत्म नहीं हुआ, उसका विभाजन तो अब तक है। वो जो विभाजन, वो तो लौट के इसलिए आया था कि वो जो गंध खींचती थी, जो मिट्टी, जो अपने वतन की मिट्टी थी, उसके लिए इतनी इतनी पैदल चला, वो इतना इतना पैदल चला कि वो दर्द उसकी पीढ़ियों में होता था। ये दर्द कोई शारीरिक नहीं है, ये दर्द हमारा मानसिक दर्द है, जिसको पीड़ के बहाने तस्नीम ने उकेरा है। वो हमारा एक मानसिक दर्द है कि ये जो विस्थापन है, ये सबसे खतरनाक विस्थापन, सबसे खतरनाक। बांधों की वजह, जैसे राजाराम जी कह रहे हैं कि भाई विकास के लिए बांध बनाएंगे, तो जैसे टिहरी है, और इधर एक, एक दो चार बांध बने हैं। यहाँ हमारे यहाँ भी एक बांध बना है, पांचना बांध, उसकी गांव के लोग हटा दिए गए, दूसरी जगह विस्थापित किए गए, अवधारण बन रहे हैं, तो उनके बीच में से गांव को उठाया जा रहा है। मुआवजा किस तरह से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, लेकिन ये अलग तरह का है। जब मैं कह रहा हूँ कि विस्थापन आपको अपनी स्मृतियों में लौटा देता है, जैसे अभी रनाला खुर्द की बात करेंगे, एक सेकंड उस बहाने से मैं कहानी, तस्नीम की कहानी की बात कर रहा हूँ
कि वो जो रनाला खुर्द में वो चाय जी है जो बार बार वहां पहुंचती है, मतलब उसको बार बार वही सपने आते हैं पाकिस्तान के, वो गए हिंदुस्तान में रही है, लेकिन क्योंकि अपनी मिट्टी से, अपने वतन से, जहां हम पले बढ़े, हमारा एक ऐसा जुड़ाव लगाव होता है, इस लगाव को सिद्ध करने के लिए हमें बार बार पहुंचा जाता है, सिद्ध करो, हाँ भूख नहीं सिद्ध करो। तो ये जो भटकन है हाफिज अली की, जो पीड़ा है, आप देखिए उनके रिश्ते कैसे थे तब तक थे, सैनी जी के साथ में बहुत अच्छे थे, भाई की तरह रहते थे, कोई उनमें कोई खटास नहीं थी, बड़े उनकी संतानें ऐसे जैसे रहती थी। जैसे ही ये सिलसिला शुरू होता है कि भाई ये सिद्ध करना पड़ेगा, लाओ कागज लाओगे, कैसे सिद्ध करोगे, सैनी जी की आंखें बदल जाती है, उनकी नजर उस मकान पर चल जाती है जो पड़ोस में है, उन्हीं का, हाफिज अली का, जो कभी, और वो कहते हैं ऐसे नहीं दिया जाएगा तो वैसे ले लेंगे, मन मर्जी से मन मांगी कीमत नहीं ले सकते आप, कीमत तो क्या, हम तो वैसे ले लेंगे। जो ये जुमला उसका जो चलता है ना कि कैसे नहीं देखा जाएगा, एक तरह से जो है हिंसात्मक धमकी है, वहां पर मानसिक रूप से बिखर देते हैं। ये आदमी कल मेरा भाई था, भाई जैसा था, पड़ोसी था, प्रेम था, शांति थी, हमारी विरासत साझा संस्कृति थी, और आज उसका जो पीड़ा है, यार ये तो मैं तो जब से भटक रहा हूँ, 10 साल का हूँ, 10 साल का था तब से भटक रहा हूँ, अब तक भटक रहा हूँ। ये पीरों जो पैरों की जो पीड़ है, लेकिन ये खत्म नहीं होगी, कितना भटकना पड़ेगा, कितनी बार सिद्ध करना पड़ेगा। और रिश्ते किस तरह विस्थापित होते हैं मैम, यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि रिश्तों का विस्थापन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हमारे बीच में एक साझा संस्कृति है, हम भाई भाई की तरह रह रहे हैं, तो आप जब उनसे उन रिश्तों के विस्थापित रिश्तों से गुजरते हैं तब बहुत ज्यादा मानसिक दर्द होता है। वो मानसिक दर्द ही उसके पैरों में उतर आता था। और राजनीति का विस्थापन अपन यूं भी कह लें कि राजनीति किस तरह की हो रही है, आपको जब अब हमारे गांव में कहते हैं कि भाई जब कोई की पटेलें ही नहीं चलती है, पंच पटेल, तो क्या करता है, हर घर को तोड़ना शुरू कर देता है कि यार 10 घर का ही पटेल से ही मैं 100 घर का नहीं हूं, तो क्या हुआ, मेरी चलेगी तो जब जब मैं 10 घर को तोड़ लूंगा। तो ये चीज जो एक विभाजन करना और विभाजन के बाद विस्थापित करना, ये जगह का विस्थापन नहीं है। जगह का विस्थापन आप सह सकते हैं, लेकिन जो मानसिक विस्थापन है, जो रिश्तों का विस्थापन है, वो बहुत कठिन, सहना कठिन होता है, बहुत सहना, उसको इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि अब 10 साल से दौड़ी तो रहा हूं मैं, 10 साल से भागी तो रहा हूं मैं, है, और मेरी तो भटकन ही समाप्त नहीं हो रही, मुझे कितना विस्थापित होना पड़ेगा। तो इस बहाने से तस्नीम ने उस पूरे परिदृश्य को जो बंटवारे से लेके और अब तक का जो विस्थापन हो रहा है, तो मैं इस चीज को इसलिए ज्यादा तरह से कह पा रहा हूँ कि मुझे यहाँ खुद ताज्जुब होता है कि मैं जिस जगह को 20 साल पे छोड़ के हमारे पूरे घर के आए थे, 22 साल, तो मुझे तो वहां के यहाँ के सपने नहीं आ रहे, मुझे तो 22 साल तो हम यहाँ रहते हो गए, तो सपने आते हैं तो वहीं के आते हैं, वही पेड़ दिखते हैं, वही कच्चे घर दिखते हैं, यहाँ का कोई लेना देना ही नहीं होता, जैसे मैं यहाँ विस्थापन की तरह आया हूँ। तो हम विस्थापन हमें स्मृतियों में लौटाता है, उसको वो याद आता है, पूरा परिदृश्य, उसकी भटकन, उसके रिश्ते, और ये पीड़ा किसी की भी पीड़ा जान लेगा सकती है, जो हाफिज अली की जान लेगी। पर ये एक चीज है जिस दौर में बहुत इस तरह, ऐसा नहीं है अल्पसंख्यक तबका हो चाहे दलित हो, ये सारे हर जगह विस्थापन है, जो पहचान रहे, तस्नीम ने पहचाना, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिन हम बहुत सारे जानते हुए भी एक आंख मूंदे हुए रहते हैं, जानते हुए भी आंखें मूंद रहते हैं। सबसे पहले तो हम ये पूछा जाता है यार, हम जाति पूछ ली जाती, अरे कौन है भैया, अरे आदमी है, अरे कहा जाता है। तो ये जो चीज है, ये अब इतनी खतरनाक तरीके से रूप ले चुकी है, बहुत जबरदस्त। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा राजा राम जी की कहानी को पढ़ा जाना चाहिए लोगों को, कहानी पे बात होनी चाहिए। रति जी ने जो ये चीज है इस बहाने से, विस्थापन हम सब जानते हैं, विस्थापन की कितनी चीजें, विभाजन के ऊपर तमस है, यशपाल जी का उपन्यास है, मतलब तमाम तमाम कहानियां हैं, और भी मतलब बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, मतलब। और अभी एक सुरेंद्रकांत जी की पिछली बहुत चर्चित कहानी भी रही थी, पार्टीशन, अभी पार्टीशन अभी जारी है, शायद इस तरह की कहानियां उनकी है। और एक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो ये कथा में अपने समय को दर्ज करना,
कथाकार एक दस्तावेजीकरण करता है, लेकिन वो कला के सहारे अपनी एक कहन के साथ उस चीज को वो चिन्हित करता है। तो ये अपने वक्त को पकड़ना और उसको अपनी कला के जरिए एक दस्तावेजीकरण दे देना, ताकि कोई भी आदमी अगर इस कहानी को पढ़ेगा, ये बता देगा उस वक्त की कहानी। ये कहानी ये भी काम करती है, लिटरेचर ये भी काम करता है। जो तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा तस्लीम को, इस कहानी के लिए बधाई भी दूंगा। रति जी को भी बधाई इसलिए कि उन्होंने कम से कम जब आप कह रही है कि तो कहानी काव्य का वो है, और इस बहाने से कहानी पे चर्चा बहुत अच्छे, राजाराम जी हमारे अच्छे आलोचक है। तो मैं बात को अब राजाराम जी के हवाले कर रहा मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगी राजाराम जी, आपकी आज्ञा से। आपको आवाज आ रही होगी, अब तो नहीं गूंज रहा है क्योंकि हम लोगों को अपना म्यूट करना था, हमने म्यूट नहीं किया था। आपने बहुत अच्छी तरह से इस बात को उठाया था, मुद्दे को, राजाराम जी, आपको बधाई। उस समय मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, कि थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था, इसलिए। मैं आपको ये बताऊं कि ये विस्थापन आज की सदी का एक एक वैश्विक चरित्र बन गया है। ये केवल भारत में है ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि मेक्सिको में आप दीवार बनाने को तैयार हैं, और वहां पर चीन है। और ब्लैक मैटर्स तो तब आता है ना जब आप उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। आप हम अचानक भूल गए हैं कि फिलिस्तीन भी कुछ थे, हम अचानक इसराइल को समझने लगे। जो फिलिस्तीन के लोग जो वहां पर गाजा पट्टी में विस्थापित जैसे हो रहे हैं, उनके बारे में हमारा दर्द ही नहीं जा रहा है। सीरियन तो मैंने देखा है अपनी आंखों से कि वो किस तरह से रह रहे हैं, किस जर्मनी में, कि वो ये जो यहाँ के विस्थापित जा रहे हैं, हमने देखा है विस्थापन हो रहा है, और उनको उनको स्वीकार भी नहीं किया जा रहा है। यही स्थिति आप तिब्बत में को देख लीजिए, जो चाइना ने के तरफ चला गया है या ले लिया गया है। तो वो टेंसिंग सुंडो आज तक उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो कविता के माध्यम से लड़ रहे हैं। इसी तरह से एक हाडा सेंडू है, वो तिब्बत के द्वारा हड़पे हुए मंगोलिया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सब विस्थापित है। अग्निशेखर अपने कश्मीर की विस्थापन को लेकर आते हैं, वो भी बहुत बड़ा दर्द है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो विस्थापन एक जो चरित्र बन गया है, वो बहुत खतरनाक है पूरे विश्व के लिए। वो इसलिए भी बना है कि हमने वैश्विकता को छोड़ दिया है। और बहुत छोटे विस्थापन के बहुत छोटे रूप होते हैं। जैसे मैं आज भी, मेरा एक बहुत बड़ा उन्होंने इंटरव्यू छपा था केरला के 2 साल पहले। ये वो जब मेरे पास इंटरव्यू के, छोटे से इंटरव्यू के लिए आए थे, तो जब बात हुई थी तो मैंने कहा था कि आई एम स्टिल आउटसाइडर इन केरला आफ्टर 45 years इन केरला। मैंने केरला के लिए पूरा साहित्य में के लिए इतना किया है, लेकिन आई एम ए आउटसाइडर। आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। आई एम स्टिल आउटसाइडर इन नॉर्थ इंडिया। हिंदी में भी मैं स्थापित नहीं हूँ, क्योंकि मैं केरला की हूँ। और केरला में मैं आउटसाइडर हूँ क्योंकि मैं उत्तर भारत की हूँ। और राजस्थान में मैं आउटसाइडर हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ। तो इस तरह से ये विस्थापन एक अजीब सा चरित्र है, और आप एक कल्पना कर लेते हैं कि आप वहां के जहां पर आप है नहीं। तो ये जो स्थिति है, उसने मुझे कहा कि इस पे बात होनी चाहिए, जो मुझे अभी कविता में, हिंदी कविता में दिखाई नहीं दिया। मैं बहुत नहीं जानती कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ या मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन हो सकता है कि होगी, तो मेरी नजरों में नहीं आई। लेकिन ये कहानी कि मैं विस्थापन के साथ जो दूसरी बात जुड़ी मुझे लगी, और जो बतिक जी की एक टिप्पणी से ही लगी मुझे, वो ये थी कि यहाँ पर वो भावनात्मक विस्थापन को लेकर आ रही है बार बार। मतलब कि कितनी बार तुम विस्थापित करोगे? एक बार तुमने विस्थापित कर दिया, ठीक है, लेकिन कब तक करते रहोगे? कब तक हमें परीक्षा देनी पड़ेगी तुम्हें? ये जो भावनात्मकता आई है, वो एक तरह से काव्यात्मकता होती है। यानी इसीलिए कविता न होते हुए भी मुझे लगा ये मुद्दा ज्वलनशील है। अब मैं राजा राम जी से कहूंगी कि आप आगे इसको बढ़ाइए। शुक्रिया। आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी, है ना? हाँ, देखिए, अच्छा रति जी, ये बताइए पहले, टाइम कितना है अपने पास में? समय समय टाइम कितना है? अच्छा, तो मुझे दो तीन बातें कहनी है इस संदर्भ।
पहली तो जो रति जी ने कहा अभी कि ये एक वैश्विक फिनोमेना है, एक वैश्विक परिघटना है, तो निश्चित रूप से वैश्विक परिघटना है। और अभी कल परसों आपने टेलीविजन पर देखा होगा कि जो रोहिंग्या, हजारों हजार तादाद में रोहिंग्या समुद्र के अंदर थे, है ना? उनको कोई किनारे पे कोई देश लेने को तैयार नहीं था। अब वो कल परसों उनको किनारे पे लिया है, तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे, औरतें और बुजुर्ग लोग ट्रॉमा में हैं, जबरदस्त ट्रॉमा में। कि जो लोग आप उनकी हालत देखिए कि एक देश से उनको खदेड़ दिया गया है, जिसको अपना देश मानते रहे, और कोई दूसरा देश उनको शेल्टर देने के लिए भी राजी नहीं। तो एक भयावह एक स्थिति वो रोहिंग्या समुदाय सह रहा है। इस तरह के आपने रति जी ने बहुत लंबी एक सीरीज बताई है कि दुनिया भर में चल रहा है। इस संदर्भ में एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आप कहना चाहता हूँ, आप सबके बीच में भी और अपने सुनने वालों के लिए भी, कि ये जो दुनिया भर में हो रहा है, चाहे वो ब्राजील का दीवार से लेकर के और रोहिंग्याओं तक, ये जो हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, बल्कि पहले विश्व युद्ध के बाद से हमने एक राष्ट्र संघ बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें अपन ने हमारी गलतियों को सुधारने के लिए और भविष्य में इस तरह की हालात नहीं बने, उसके लिए हमने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया, यूएनओ बनाया। और उसमें जो है यूएनओ जो बनाया, उससे पहले यूएनओ तो एक संस्थागत रूप था, उससे पहले हमने एक चार्टर, ह्यूमन राइट्स का चार्टर जारी किया, जिस पर आज जो है दुनिया के करीबन करीबन 99% जो देश हैं, वो सिग्नेटरी हैं उसके। उन्होंने उस पे हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने साइन किया है उस पे कि हम इसको ये जो मानव अधिकार चार्टर है, ह्यूमन राइट्स चार्टर, इसको हम स्वीकार करते हैं। और उस मानव अधिकार चार्टर वो आपके नेट पर सब जगह उपलब्ध है। और उस चार्टर पे मतलब वो आप देखिए जैसे हमारा भारत का संविधान, वो जो एक आधे पेज की भूमिका है, प्रीफेस है, उसका प्रकथन है संविधान का, उस पर आधारित है, हम भारत के लोग उस पर आधारित है। इसी तरह से पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, एजेंसीज हैं, वो उस चार्टर पर आधारित है। चार्टर उसका एक तरह से कहना चाहिए कि मुख्य आधार है। और उसके हिसाब से पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत सारी जो है अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, उन कमेटियों ने और कुछ चीजें जारी की हैं जो मैंडेटरी है, जिनको मानना जो हस्ताक्षर करता देश है उनके लिए जरूरी वैधानिक होता है। तो ये जितने भी अधिकांश जो आज की तारीख में जो वैश्विक विस्थापन हो रहे हैं, ये अपने आप में जो यूएनओ का जो चार्टर है, उसके जो विधान है, उसका सीधे सीधे उल्लंघन है, मानव अधिकारों का सीधे सीधे उल्लंघन है। मानव अधिकारों में आपको राजनीतिक जो है शेल्टर भी देना पड़ता है, पॉलिटिकल शेल्टर भी देना पड़ता है। उसी के अंतर्गत हमने तिब्बत वालों को, दलाई लामा को शेल्टर भारत में दिया है ना, और बहुत सारे लोगों ने दिया। तो वो जो जब आप पॉलिटिकल शेल्टर देने तक का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ में है, तो ये जो सामान्य नागरिक जाते हैं, इनको जो शेल्टर देने का, बल्कि इनकी डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी और बहुत सारे जो इनके जो ह्यूमन राइट्स थे, वो है कि इनको ये अनुल्लंघनीय है। इनका मतलब इनको अवॉइड नहीं कर सकते कोई भी देश, क्योंकि मसले बात के, मतलब वो लोग आ गए तो एक बार आप उनको रखेंगे, फिर बात के मसले हैं कि आप उस पर बात करिए, और बात नहीं सुलझती है तो आप यूएन में जाइए। तो ये सब हम लोगों ने, तमाम देशों की सत्ताओं ने, आप देखिए कि लगातार इन पिछले 2 दशक से और संयुक्त राष्ट्र संघ कमजोर होता रहा है। और जिस स्तर पे वो कमजोर हुआ है, उसी स्तर पर ये सब मानव अधिकारों के उल्लंघन सबसे ज्यादा बढ़े हैं। और जो सिटीजनशिप का मुद्दा है, वो उसमें कट्टरपन आ गया एक तरह का। देखिए कहा तो हमने, और यही जो 2 साल है, ग्लोबलाइजेशन के साल माने जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन को वैसे तो करीबन 25-30 साल हो गए, लेकिन जो तीव्र गति है जो ग्लोबलाइजेशन की, भूमंडलीकरण की, वो इन पिछले 2 दशकों में। और इन्हीं पिछले 2 दशकों में हमने जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, उसको कमजोर किया है। और जब सिटीजनशिप हमारे यहाँ थी कि सिटीजनशिप के मामले में हम लिबरल हों, उदार हों, और जब अब पूरा दुनिया ही ग्लोबल हो गई, तो सिटीजनशिप में तो और लिबरल हो जाना चाहिए था हमें, उसकी जगह पर हम और ज्यादा कट्टर हो गए। तो ये एक वैश्विक फिनोमेना है जो रति जी ने कहा था। अब हम वापस देश पर आते हैं, हमारे देश की स्थिति पर। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि ये जो पार्टीशन के दंगे थे, राइट्स जगह जगह होना शुरू जो हुए थे, वो 47 से पहले होना शुरू हो गए थे।
45 के आसपास ही शुरू हो गए थे और ये आखिर तक 50 के आसपास तक चलते रहे, है ना। ये करीबन 5 साल तक ये दंगे, रक्त रंजित दंगे चलते रहे हमारे यहाँ, और इसी बीच में हम दोनों देशों को आजादी मिली। तो आप देखिए कैसी विडंबना है कि 14 अगस्त को तो एक देश अपनी आजादी मनाता है, सेलिब्रेट करता है, राष्ट्रीय स्तर पे सेलिब्रेशन होता है उसको। एक देश 15 अगस्त को सेलिब्रेशन करता है, दोनों पड़ोसी देश हैं, और हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर होता है, प्राइम मिनिस्टर संदेश देते हैं, हमारे प्रेसिडेंट संदेश देते हैं। लेकिन जो लाखों लोग जो इन दोनों देशों से जुड़े हुए थे, इन्हीं के नागरिक थे, और जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, जो निर्दोष लोग, लाखों लोग इसमें मरे, उनके याद करने के लिए हमारे पास में कोई मेमोरियल नहीं, कभी हम याद नहीं करते उन सेलिब्रेशन के साथ, है ना। जबकि दुनिया में आप तो रति जी यूरोप में जाती रहती हैं, जगह जगह इस तरह के मेमोरियल बने हुए, है ना। हमने उनका कोई मेमोरियल नहीं बनाया, जबकि दोनों देशों को बनाना चाहिए था। अगर हम दोनों देशों ने, पाकिस्तान ने मेमोरियल बनाया होता, हमने दिल्ली में हमने जो शहीद स्मारक बना रखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर रजिस्टर में ये जो इसी जो बता रही थी तस्नीम, सीएए एनआरसी का जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन के दिनों में बच्चों ने जाकर के एंट्रीज का डेटा लिया, तो राजघाट के बाद में दूसरी जगह है हमारा शहीद स्मारक दिल्ली का, जहाँ सबसे ज्यादा बाहर के लोग आते हैं। और इस शहीद स्मारक में जो लोग युद्ध में लड़े, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में, और जिसमें ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिक दोनों शामिल है, और उस समय का भारत जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, बड़ा भारत था, उसके लोग शामिल है, और सबकी स्मृति में हमने ये जो शहीद स्मारक है दिल्ली का, ये बनाया है ना। तो ऐसा तो इस तरह का एक मेमोरियल, ठीक है, वो युद्ध में नहीं मरे, है ना, लेकिन वो उनकी कोई गलती भी नहीं थी, और वो हमारे देश के नागरिक थे। जिनको हम हमारा मानते हैं उनकी में तो अपन मेमोरी बनाए, जिनको पाकिस्तान अपना मानता है उनकी मेमोरी में तो वो करे उसको, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक तरफ तो इसका मतलब मेमोरियल कौन बनाएगा, सत्ता बनाएगी, और सत्ता इनको भुला देना चाहती है। आम जनता नहीं भुलाना चाहती है, सत्ता भुला देना चाहती। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये जो पार्टीशन हुआ था, इसके पीछे सत्ता ही थी, सत्ता की लड़ाई थी, सीधे सीधे एक पॉलिटिकल संघर्ष था। और उसको अगर हम मेमोरियल को रखते हैं तो बहुत सारे उस पर याद करेंगे लोग, तो रिसर्च में जाएंगे और चीजों में जाएंगे, और बहुत सारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है सत्ता के, वो जो है एक्सपोज होंगे, तो उसको उस हिस्ट्री के उस पन्ने को नहीं खोलना चाहते, है ना। और आप देखिए उन पन्नों को, रति जी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ ये चीज, कि पार्टीशन पर सबसे ज्यादा रिसर्च भारत में और इवन पाकिस्तान में किन्होंने किया है ना? वो महिलाओं ने किया है, स्त्रीवादियों ने किया है, फेमिनिस्ट लोगों ने किया है ना? हमारे उर्वशी बटालिया से लेकर के तमाम लोग हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान, तो उन्होंने किया है, और उन्होंने जो निकाल के चीजें दी हैं ना, वो वही वो चीजें हैं जो हमें इस जो बैरभाव बर्दाश्त नफरत बढ़ रही है, उससे लड़ाई लड़ सकते हैं, उस ताकत से। वो जो रिसर्च में सब निकल के आ रहा है, हम ऐसी गलती नहीं करें, दोबारा उस तरफ नहीं बढ़े, विभाजन की तरफ। तो एक ये संदर्भ है कि हमने उनको याद नहीं करें। लेकिन अब हम तीसरी चीज पर आता हूं, उसके बाद ये अपनी बात समाप्त करूंगा। तीसरी चीज है कि जैसे 47 का ये हो गया डिक्लेयर आजादी का, है ना, और ये नेहरू जी, पटेल, ये सब गांधी जी से बात करने गए, सलाह मशवरा करने, तो उन्होंने कहा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी, वो जो असेंबली है हमारी, जिसने संविधान बनाया, है ना, उससे आप कहिए कि कुछ आधारभूत प्रिंसिपल जिसपे देश चलेगा, वो जल्दी से तय कर दिए जाए। और उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया कि इतनी जल्दी तय करके मीटिंग बुला के मेरे को बता दीजिए, है ना, और मेरे को बताइए कि ये देश सेकुलर होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, ये मुझे चाहिए। तो संविधान सभा ने सर्वसम्मति से ये तय करके दिया कि ये देश सेकुलर होगा। उसके बाद गांधी जी ने अपील की कि भारत से कोई जो मुसलमान भाई है वो नहीं जाए, अब तक चला गया जो चला गया। और वो अपील एक बार नहीं की है, बार बार की है, मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड है ना। और उन्होंने ये अपील की कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, है ना,
मेरी ओर से प्रार्थना है कि वो भारत आ जाए, अपने घर रहें। ये देश सेकुलर होगा, ये देश सबके लिए होगा। ये गांधी जी की अपील है, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। और उस अपील पर ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। रति जी, आप भी राजस्थान आते रहते हैं, चरण सिंह यहीं का रहने वाला है, तस्नीम यहीं की रहने वाली है। ये मेवात रहा, अलवर, भरतपुर, ये जो 2-3 जिले आते हैं, कुछ यूपी का हिस्सा आता है, मेवात जो इलाका कहलाता है। मेवात के आप गाँव में जाइए, हर गाँव में आपको 1-2 लोग ऐसे मिल जाएँगे जो गांधी जी की अपील से लौट के आए और उनको ना अपना घर मिला, ना उनको अपनी ज़मीन मिली। बहुत सारे लोगों के अभी भी रेवेन्यू बोर्ड में अपनी ज़मीन के मुकदमे चल रहे हैं, है ना? हालाँकि कुछ को दिलाई गई थी वापस। एक मैं नाम बोल रहा हूँ, गांधी जी के साथ एक महिला काम करती थी, उनकी गांधी जी ने स्पेशल ड्यूटी मेवात में लगाई। वो सरकार के साथ मिलकर के जिसका घर था उसको वापस, जिसका ज़मीन थी उनको वापस दिलाने का पूरा अभियान किया, है ना? पर इतना विराट भयानक विस्थापन तक सबको न्याय सबके साथ नहीं हो पाया। उसके जो केस हैं, वो जो है अभी तक आपको चलते मिलेंगे। तो मैंने मेवात पे स्टडी की है, मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें तो अभी समय नहीं है। पर मैं वापस ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी की अपील, है ना? तो गांधी जी की अपील थी, हमने संविधान सभा में फिर इनको सुनिश्चित किया, उन्हीं चीज़ों को, है ना? वो तमाम सिटीज़नशिप के मसले, तमाम दूसरे मसले उनको हमने वो डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। और अब जो हमने सीएए, एनआरसी पे जो हम कानून लाए, सारा कुछ लाए, इसलिए हमारी संसद के अंदर भी कहा गया, बाहर भी कहा गया और बहुमत से पास कर देने से आप किसी चीज़ को वो नहीं कर सकते कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो संविधान के स्पिरिट के हिसाब से नहीं है, वो संविधान की जो जो प्रीफेस है उसके हिसाब से नहीं। तो एक ये चीज़ है, ये इसका एक बड़ा पर्सपेक्टिव। और ये जो कहानी की बात है, तो कहानी में आप देखिए कि मुद्दा सिटीज़नशिप का, कि सिटीज़नशिप कोई बार-बार तय होने की चीज़ नहीं है, है ना? और सिटीज़नशिप को आप कैसे तय करेंगे? जब अगर आप सिटीजन, हमने गांधी जी की अपील पर जो व्यक्ति आया है लौट करके, और गांधी जी ने अपील की बिहाफ ऑफ द संविधान सभा, और संविधान सभा संविधान बनाने का काम कर रही थी, जो 50 तक करती रही, 50 में जाकर संविधान फिर अप्रूव हुआ संसद से, उसके बिहाफ पे गांधी जी अपील कर रहे हैं। उस पे अगर कोई लौट के भी आया है, जैसे कि तस्नीम का करेक्टर लौट के आता है कहानी का, तो उसकी उसकी सिटीजनशिप तो ऑलरेडी है, उसके हिसाब से उसकी सिटीजनशिप पर सवाल उठना ही नहीं चाहिए। ऐसे तमाम जो लोग जो लौट करके आए, तो वो तो आप देखिए कि उनसे 2-3 चीज़ साफ है। पहली चीज़ तो ये है कि वो हमारी बात पर भरोसा कर रहे हैं, और हमारी बात पर नहीं, जो जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं उन पर, उनकी बात पर भरोसा करके आए। तो अगर हम उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, तो हम गांधी जी का अपमान करते हैं, हम उस संविधान सभा का अपमान करते हैं। और ती और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो जुड़ी है, पहली तो ये थी, मैंने कहा कि दूसरी चीज़ जो जुड़ी हुई है वो ये है कि उनका तो ये प्रूव्ड है, ये साबित किया हुआ है कि वो भारत को ज़्यादा प्यार करते हैं। नहीं तो वो तो पहुँच गए थे ना पाकिस्तान, वहाँ से लौट करके आए, आपकी अपील पे लौट करके आए। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने प्रेफ़रेंस में, दोनों की प्राथमिकता में भारत और पाकिस्तान में से जो एक चुनना था, उन्होंने भारत को चुना। इससे बड़ा प्रमाण क्या है कि वो आपके देश को प्यार करते हैं, और उन पर आप संदेह करते हो, है ना? और उस पे संदेह करते हो तो उस आदमी पे क्या गुज़रेगी, किस तरह के ट्रॉमा में वो आएगा, और जिस तरह के ट्रॉमा में आएगा, उस ट्रॉमा की कहानी, ये तस्लीम की कहानी हमारे सामने कहती है, और बड़ी शिद्दत से कहती है ना? और तस्लीम की मैं यहाँ एक चलते-चलते ये ज़रूर कहना चाहूँगा, तस्लीम की भाषा, रति जी, कितनी बहती हुई भाषा है ना? और कितनी सहजता से छोटे-छोटे वाक्यों में जैसे ये पूरा मनुष्य की आत्मा को, मनुष्य के सारे भीतर की दुनिया को बाहर ला के रख देती है, वो अपने आप में अद्भुत है। वो बहुत रेयर होता है। वो हमारे चरण सिंह जी के पास भी है। चरण सिंह की कहा को एक बड़ा कथाकार बनाती है, वो उसकी भाषा की सादगी है ना? और जिस सादगी से ही वो जो चीज़ें खड़ी करता है, जिस तरह से मन में उतरता है, वो अपने आप में अद्भुत है। और इनकी एक कहानी है, तस्नीम, वो गा वो गाँव में यही जो तुमने जो शहर का लिखा है, जोधपुर डीडवाना का के बैकड्रॉप में, जो शहर के बैकड्रॉप में आप जो कह रहे हो ना, उस बात को चरण सिंह ने, देखिए ये प्रोसेस कब से बढ़ा है, ये बढ़ा जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, तब से ये प्रोसेस, ये जो डिवाइड है, ये जो दूरी है लगातार बढ़ती गई है,
और इस पर एक राजनीति पलती गई है और वो राजनीति आज यहाँ तक पहुंची है। तो वो जब गांव में बढ़ रही थी और गांव से कमजोर अल्पसंख्यकों को खदेड़ा जा रहा था भिन्न भिन्न तरह से परेशान करके, उस पर बड़ी शानदार कहानी है चरण सिंह की, दंगल। वो तस्लीम आप जरूर पढ़ना, और रति जी को भी चरण सिंह भेजना है इनको, है ना। वो गांव में इसी पार्टीशन की बात करते, और गांव में वो विस्थापित होते हैं वो लोग, तमाम वो जो गांव से तमाम माइनॉरिटी, इस पे कोई ऐसी चीजों पर अध्ययन हमारे यहाँ होते ही नहीं है, कोई कराता ही नहीं है ना। लेकिन मैं जहाँ जयपुर में रहता हूँ वहां ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसी टेंशन में गांव को, करौली और ये जो पूरा जो करौली गंगापुर सिटी मतलब सवाई माधोपुर का हिस्सा, इससे जो निकल के लोग आए, तो वो इसी तनाव में, इसी द्वंद में, इसी टेंशन में, इसी डर में, और वो गांव को छोड़ के यहाँ रहने लगे, है ना। यहाँ वो रद्दी रद्दी इकट्ठा करते हैं ठेले चला के और इस तरह करते हैं। मेरे यहाँ जो रद्दी लेने वाला आता है वो इसी तरह से गांव से उखड़ा हुआ है ना, गंगापुर सिटी के पास का, और उसको बहुत अच्छे से चरण सिंह की कहानी उसको रखती है। तो ये जो है ये चीज है, और इसको रति जी, ये भी हिस्टोरिकली हुआ है कि जो 47 का जो पार्टीशन है उस वो भी पोइट्री उतना नहीं आया, है ना, जितना फिक्शन में आया है। और अभी वाला भी जो विस्थापन जो पिछले दिनों हमने देखा है, और लेकिन ये जो एनआरसी और सीए से जो आंदोलन हुआ है ना, वो अद्भुत है ना। उसको अगर उसमें आपको ये डायरेक्टता और ये सारे क्वेश्चन, है ना, और ये सब आपको देखने हो, तो मुझे लगता है कि ये जो शाहीन बाग हुए थे जगह जगह, इस पर खुद मुस्लिम लड़कियों ने जो कविताएं सुनाई हैं, है ना, जो कि पहले कहीं कभी नहीं छपी, कहीं नहीं आई, पहली बार वो हुई है। अगर कोई रिकॉर्डिंग उसकी मिलती है ना, कहीं कुछ होता है वहाँ उसको खोजा जाना चाहिए, है ना। केवल शाहीन बाग जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनको कहा जाए कि वही वो लड़कियां जिन्होंने कविताएं पढ़ी, है ना। क्योंकि मैं तो चकित हुआ उसको। हमारे यहाँ जयपुर में भी शाहीन बाग था, और मैं वहां गया और वहां जयपुर की लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने जिस तरह की कविताएं पढ़ी वहां पर, मैं चकित रह गया कि जयपुर की बस्तियों में इतनी भारी मतलब एक क्रिएटिविटी छुपी हुई है। क्योंकि ये क्रिएटिविटी हमने इतना पब्लिक, अपना जो पब्लिक डोमेन है उसको इतना उदार नहीं बनाया, इतना खुला नहीं बनाया कि ये जो कम्युनिटियां इस तरह से जो आइसोलेटेड होती जा रही है, अलग थलग होती जा रही है ना, वो हमारे बीच में आ सके, और खासतौर से उनकी महिलाएं आ सके। इसलिए तस्लीम तो हमारी बहुत बहादुर लड़की है ना, जो खुद निकल के आई है और अब दूसरों को ला रही है। तो इस तरह ये ऐसे रोल मॉडल हम सामने रख के उनको ला सकते हैं, उनको लाने की प्रक्रिया है। इस आंदोलन ने ला दिया सब। ये जो आंदोलन छड़ा, और ये तो महामारी ने इस आंदोलन को बिखेर दिया, नहीं तो आप देख रहे थे कि क्या होने जा रहा था। तो ये जो चीज है ये व्याप्त है, ये सब जगह है। इसको तो मुझे लगता है कविताओं में भी आप उस तरह से ढूंढेंगे, है ना। आप उस समय जेएनयू के मंचों से, जामिया के मंचों से जो पढ़ा जाता था उसको आप कलेक्ट कर ले, उसमें कुछ हिस्से पहले छापे, है ना, उसमें कुछ हिस्से पहले में छपे, है ना। और अभी ये जो तमाम लोग रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, इसको लेकर के कुछ चीजें कथा देश में आई हैं, आने वाली है ना, कुछ लोगों ने दी है। तो इसमें थोड़े सचेत और उस तरह के एफर्ट करने पड़ेंगे। कविताएं भी आपको इसमें मिलेंगी, और बड़ी जेन्युइन सच्ची कविताएं मिलेंगी, है ना। तो ये मैं कहना चाहता था, और मैं भी बहुत बहुत सबसे पहले तो तस्लीम को इस अच्छी कहानी के लिए बधाई देता हूँ, और रति जी का, कृत्या का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया है। और बहुत दिन बाद, मुद्दत बाद अभी हम लोग बात करेंगे। जी, हाँ, अभी रति हम जी से करेंगे रूबरू हो रहा राजा राम जी। हूँ, हाँ, तो अभिभूत हूँ इस जी। चीज से। जी। अभी हम बात करेंगे। मैं आपकी आपकी ही बात है, आप जरा सा अपना म्यूट कर दीजिए थोड़ा सा, नहीं, वो क्योंकि उसी से आप प्रॉब्लम हो वहीं रही से थी। करिए, राजा यहाँ राम से। जी, हाँ, अपना आप वहीं से माइक कर म्यूट। दीजिए। हाँ, आप वहां से कर अच्छा, दीजिए। हाँ कर दिया। तो जी, तो मैं आपकी दोनों बात की बात कर रही हूँ। जैसे कि एक वो जैसा आपने एक बात कही कि हम जो जैसे विजय स्तंभ बनाया है, वैसे जो हमारे, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में तो उस समय भारत पाकिस्तान था ही नहीं ना, सबने मिलकर लड़ाई की है। तो उसका हमारा एक बनना था जो दोनों तीनों सब सारे, यहाँ से लेके अफगानिस्तान से लेके सब जगह का होना चाहिए था। एक बात ये है। इसके विषय में मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बलूचिस्तान के एक कवि मिले थे, जो अब जो हिस्सा बलूचिस्तान का ईरान में है।
वो पन्नू और कि पन्नू एक जो बड़े राजा थे, जिनकी आपने अगर जैसे हीर रांझा जैसी जिनकी कहानियां, कविताएं हैं, गाने हैं प्रेम की, वो पन्नू के वंशज थे वो, और बहुत खूबसूरत गाते थे। उन्होंने यही शिकायत की थी कि हमें भारत से बहुत आशा थी, बहुत उम्मीदें थी कि ये जो एक भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा, और वो उम्मीदें हमारी कहीं पे सफल नहीं हुई है। ये 2014 की बात है, मैं ईरान में गई थी और तब उनसे संवाद हुआ था। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि एक उसका जो एक मन बनना चाहिए, आप देखिए ना, जर्मनी कितनी क्रूर जगह होते हुए भी वहां पर डाकाऊ कंसंट्रेशन कैंप में मैं गई। आप अद्भुत समझेंगे कि उनको किसी बात ने, उनको ये नहीं लगा रहे हमारे को लोग क्या समझेंगे। नहीं, जो वहां पर कंसंट्रेशन कैंप वाले थे, उनके प्रेम प्रेम उनके उनके प्रेम पत्र, उनके कुत्ते की फोटो, उनकी प्रेमिकाओं की फोटो, ये सारे उस संग्रह में संभाल के रखा था। उस पर मैंने उस पर एक बहुत बड़ी कविता लिखी थी, कहीं छापेगा तो है नहीं, मैं आपको भेजूंगी राजा रामजी, वो डाकाऊ कंसंट्रेशन कैंप, यातना शिविर में। उसमें घुसते ही वो कहते हैं कि बच्चों को और कुत्तों को अंदर लाना मना है। तो मेरा यही था कि एक बच्चे को ले आते, वो खिलखिलाता, एक कुत्ता भौंकता, तो भी वो उसका जो मनहूसियत है वो खत्म हो जाती। उनको तो आना ही था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको रखा, मैं आश्चर्यचकित कर रही थी कि उन्होंने कैसे रखा। वहां पे मुझे एक महिला मिली जो वहां जो इस समय जो लड़ाई हुई थी ना, उस समय हो रहा था हिटलर के समय, वो 2 साल की थी, और उनके पिता डॉक्टर थे जिनकी मृत्यु उसके बचपन में हो गई। उन्होंने जो बताया कि टूटे मकानों में उनको आके रहना पड़ा, और एक तरह से महिलाओं ने ही जर्मनी को फिर से खड़ा किया, और अधिकतर जो पुरुष वहां पर आए वो दूसरे दूसरे यूरोपीय देशों के थे। महिलाओं ने ही जर्मनी को बना लिया। जो अच्छे घर की महिलाएं थी, उन्होंने अमेरिकन उसमें लोगों के घर में आके नौकरियां, आयागिरी सब किया उन्होंने। लेकिन मैंने एक लड़की से पूछा, मैं प्रभावित हो गई। मैंने कहा कि तुम लोगों ने भी तो कष्ट उठाया है, तुम जर्मनों के कष्ट के बारे में कोई बात नहीं करता है कि तुम औरतों ने कैसे घर बनाए हैं, सब हम उसी की बात करते हैं। तो वो कहने लगी कि हमारा सबसे बड़ा दोष ये होता है कि हम राजा के गलत विचार को स्वीकार कर लेते हैं। यानी जो प्रजा राजा के गलत विचार को स्वीकार करती है, वो उतनी ही दोषी है जितना कि वो राजा है। ये एक बहुत बड़ी बात हुई। तो इसी बात को मैं बताना चाहती हूँ कि ना हम गलत बातों को अगर हम स्वीकार भी कर रहे हैं, और उसको अस्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं राजा की बातों, गलत बातों को, और हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि ये तो हमारी साझा लड़ाई थी, हमें इसमें खुद को सबको मिलके लड़ना था, और हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, ये भी हम नहीं कर रहे। तो आप जो बता रहे हैं राजा राम जी, एक बहुत ही उसका सुलझा हुआ पहलू है, जो बहुत आवश्यक है। और पथिक जी तो बहुत बड़े लेखक हैं ही, उनकी तो बात है ही। तो मैं ये चाहूंगी कि क्योंकि शुरू में हमारी जो माइक खुलने के कारण इको हो रही थी, तो तस्नीम जो बोल रही थी वो काफी कुछ वो हो रहा था, इको हो रहा था और सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैं कहूंगी कि वो हम बाद में जब इसका वीडियो बनाएंगे तो हम उसको हटा देंगे। शुरू का जो आप पोर्शन बोला है तस्नीम, उसको आप फिर से धीरे धीरे आराम से बोलिए। हमको भागना तो है नहीं, कहीं जाना नहीं है, लॉकडाउन है। तो तस्नीम। जी रति दी, मेरी जो कहानी है उसकी प्रक्रिया के बारे में जैसा बहादुर सर ने बोला, उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में बताया कि मैंने 3 चीजें जो है, जो अविश्वास का माहौल बना, जो डर है, जो रिश्तों को लेकर छटपटाहट है, हमारे रिश्तों में जो दरारें आई उसको लेकर छटपटाहट है, इन 3 चीजों को, ये जो तीनों ही चीजें भावनात्मक होती हैं, इन 3 चीजों को लेकर मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, कि मैं कुछ लोगों तक पहुंचा सकूं अपनी बात कहानी के जरिए, क्योंकि मैं कहानी थोड़ी लिखती हूँ कहानियां, तो मुझे लगा कि ये पहुंचानी चाहिए। हालांकि फिर से डर वही था कि किस तरह से ये स्वीकार की जाएगी, क्योंकि जो जिस तरह का माहौल बनाया गया, वहां ये नहीं कहना है कि आप छटपटा रहे हो,
आप इस बात को, अविश्वास जो है वो हमारे रिश्तों में बढ़ गया है, तो इस बात को लोग मानने के लिए तैयार नहीं, हालांकि वो ये जानते हैं कि वाकई में ऐसा है, लेकिन लोग इसको नकारते हैं। तो मुझे पूरी इस बात का, मुझे भी डर था कि ये कहानी को किस तरह से नकारा जाएगा, लेकिन मैंने एक तरह से ये रिस्क लिया कि नहीं, मुझे अपनी बात पहुंचानी है कि वाकई में मैं अपने आसपास, अपने समाज में क्या कुछ देख रही हूँ। जैसे कि पथिक सर ने उसके मर्म को वाकई में पकड़ा कि कोई विभाजन कब तक, एक बार उसने विभाजन देखा, एक बार विस्थापन देखा, तो क्या वो सारी उम्र उस विस्थापन से ही गुजरता रहेगा? क्या वो पूरी उम्र उस विस्थापन के लिए शापित है? और क्यों शापित है? उसकी उसमें क्या गलती है, ये बताई जाए। तो ये इसे लेकर मैंने यही सब बातें अपनी इस कहानी में कोशिश की कि मैं इसको कहानी के तौर पर, एक कथ्य के तौर पर पाठकों के सामने रखूं। तो ये अब पाठकों के हाथ में है कि वो इसे किस तरह से लेते हैं। हालांकि अब तक जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आई है, मुझे इस बात की खुशी है कि लोग इसके मर्म को समझ रहे हैं। जो छटपटाहट मेरे भी भीतर थी, उस छटपटाहट को मैंने एक शब्दों के तौर पर उतारा है। तो बस वही सब कहना चाहूंगी। और बहादुर सर ने इस विषय को वाकई में एक विस्तार से जिस तरह से बताया है, तो यहाँ पर मुझे इस कहानी के बहाने जिस तरह की चर्चा इतने विस्तार में हुई, महात्मा गांधी जी के बारे में यहाँ पर बात हुई, और हमारा संविधान, हमारा देश, उसके बारे में, जहाँ हम भारत के लोग, संविधान का जो पहला ये होता है लाइन, तो इस कहानी के बहाने इन सब चीजों पे चर्चा जरूरी थी। और इन सब चर्चाओं से लोग डरते हैं, वो खुलकर इन बातों पर चर्चा लोग नहीं करना चाहते, सच ये है। तो लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमने ये चर्चा की, और बहादुर सर ने वाकई में जो हमारा विभाजन था उसको लेकर और बहुत ही अच्छे से उसको हम यहाँ पर रखा है कि लोग समझे, जाने कि हम क्या इतिहास लेकर चल रहे हैं। पथिक सर हमेशा अपना स्नेह दिखाते हैं, और वाकई में उनकी उनकी जो सटीक होती है किसी भी कहानी को लेकर, वो बिल्कुल उसके मर्म तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे इसकी भी बेहद खुशी है, पथिक सर ने उस कहानी के मर्म को इतनी अच्छी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर, जैसा मैं शायद ही रख सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस कहानी के मर्म को यहाँ पर देखा, और उसके बहाने ये जो चर्चा हुई, तो मैं आप सभी का वाकई में यहाँ पर आभार जताना चाहूंगी कि मैं बेहद आभारी हूँ कि उस कहानी के बहाने, ताकि कहानी को लोग, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें और समझें कि हमारे भीतर कई लोग हैं, ये नहीं है कि किसी एक कौम के लोग हैं। ये छटपटाहट जो है, हर मनुष्य के, जो मनुष्य है, मनुष्यता पर विश्वास करते हैं लोग, जो इंसानियत पर विश्वास करते हैं, सब छटपटा रहे हैं। तो उसको हर कोई महसूस करे। जी रति। शुक्रिया तस्नीम। मैं अभी पथिक को ही आमंत्रित करने वाली हूँ, और क्योंकि पथिक जी के इसके कारण ही, पथिक जी ने जो टिप्पणी लिखी थी, वैसे मैंने पथिक जी को कभी बहुत ज्यादा ऐसे टिप्पणियां लिखते हुए नहीं देखा था कि किसी कहानी पे, किसी के बारे में। और जो उन्होंने टिप्पणी लिखी थी वो इतनी सटीक थी कि उसने मेरे को प्रेरित किया। ये पहली कहानी है कृत्या में 15 साल में जिसको आधार बना के हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये उसका श्रेय पथिक जी पे जाता है, क्योंकि इनकी टिप्पणी ऐसी थी कि भाई इस विषय पे तो बात करनी है। और तो मैं अब पथिक जी को आमंत्रित करती हूँ। सर, आप फिर आगे बोलिए। जी। उपलब्ध हो चुकी थी। तो दो चीजें होती है एक लेखक के पास में, अपन कहानी विस्थापन के बहाने से, विभाजन के बहाने से, कहानी जो कला है, एक तरह का जो आर्ट है, और जिसकी जो शैली है या भाषा है, उस पर भी थोड़ी थोड़ी बात की जानी चाहिए कि हम अगर हम कोई लेख होता तो मुझे हो सकता है वो लेख इतना आपको नहीं करे, लेकिन वही बात कहानी में हम किस तरह से कलात्मक तरीके से बात करें, और कहीं लाउड होके नहीं। आप देखो पूरी कहानी कहीं भी लाउड नहीं है। और दूसरी चीज है कि उसकी जो जीवंतता भाषा की,
एक होता है विषय के साथ में आप न्याय तो कर देते हैं, लेकिन भाषा की बतौर भाषा उस कोई भी रचना हो, चाहे कविता हो, कहानी हो, जो मेरा मानना है मतलब, अगर आप विषय के साथ न्याय कर रहे हैं लेकिन आप भाषा के साथ आप उस तरह न्याय नहीं कर पाते। यहाँ आपको देखने की चीज है कि हम हाफिज अली जब 10 साल का था, उसकी यात्रा से हमें लगता है कि यार हम इसके साथ साथ घूम रहे हैं। ये वहां गया, वहां से कैसे लोगों के साथ में आता, उसकी जो पीड़ा है, अगर पाठक उसी पीड़ा को महसूस कर पाए, कहानी हो, कविता हो, उपन्यास हो, और ये एक लेखक की सबसे बड़ी विशेषता मेरी नजर में, हो सकता है मुझे लगता हो, बात अलग है, आप किसी को लगे तो वो आपको इस तरह से जोड़ सके, इस तरह से जोड़ सके कि आप उस पात्रों की पीड़ा से इस तरह से जुड़ जाए कि वो भटकन, वो पीड़ा आपके पैरों में भी होती है। और किसी विषय पे लिखना, किसी भी विषय पे, जैसे कि रति जी, राजाराम जी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं, सचिन करिए, एक डर होता है, लेकिन लेखन दुस्साहस भी है। लेखक को दुस्साहसी होना ही पड़ेगा। डर के आप नहीं ले सकते कोई सब्जेक्ट को। पहले मेरे अंदर ही था, बहुत पहले था यार, ऐसे लिख दूंगा, लोग पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, गांव के लोग क्या पता किस तरह रिएक्ट करें। लेकिन मैंने शायद ज्ञान रंजन जी ने जब 98 में हमको बैठाया था प्रेस क्लब में, जब वो कथा प्रतियोगिता हुई थी बक्कर में, तो उन्होंने कहा आप जब जो लिखना चाहते हैं ना जमीन से, तो लिखिए, लेकिन आप जिस दिन डरना शुरू कर दोगे कि मैं इस विषय को कैसे उठाऊं, क्यों उठाऊं, ये फलाना ये कह देगा, ढिमका ये कह देगा, लोग गाली भी देंगे, लोग ये भी होंगे, तो ऐसे डर के लेखक नहीं बना जा सकता। लेखक बनने के लिए साहस नहीं, दुस्साहस की जरूरत होती है, जो तस्नीम ने इसमें दिखाया। पर ये एक लेखक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो कैसे भी सब्जेक्ट को, मसला ये है कि आप उस खूबसूरत तरीके से आप इस कहानी को पढ़ोगे सर, तो आपको 50 पन्ने का लेख एक तरह पर, 10 पन्ने की कहानी, आप पूरी एनआरसी आपको समझ में आ जाएगी एनआरसी। ये एक कहानी की विशेषता होती है। आप एक इतनी मोटी किताब पढ़ोगे और हो सकता है उसमें उस किताब को समझने के लिए आपको नोट्स लेने पड़े, उसको उसके लिए भी आपको संदर्भ चीजें ढूंढनी पड़े। तो कहानी ये करती है कि कहानी आपको कठिन से कठिन विषय को इतनी कलात्मक तरह से समझाती है कि आपके वो नस नस में घुलने लगती है। तो मैं पहले भी कहानी जब तस्नीम की आती रही है, ऐसा नहीं है तस्नीम ने पहली बार, मतलब अभी जो उनका उपन्यास है वो भी एक उस, और जो भाषा जिसके पास है, रवानी जिसके पास है, कहने की जो शैली है, तो मैं तो कहानी के जरिए ये कि उस चीज को किस तरह से, वो मैं हाफिज अली के साथ मैं भी भटक रहा था। मैं भी पढ़ते गया, और मुझे भी याद आने लगा यार किस किस तरह की चीजें हैं। मुझे मेरी कहानी जो राजाराम जी कह रहे हैं, दंगल जो राम मंदिर के मुद्दे से वो चीजें हो रही थी उस वक्त, और वो इतने साइलेंट तरीके से गाँव में प्रवेश किया उस चीज को, इतने साइलेंट तरीके से, वो आप देखोगे तो ऊपर ऊपर से आपको नजर नहीं आया, लेकिन एक रचनाकार को अंदर धंसना पड़ता है। रचनाकार कोई डॉक्टर तो है नहीं है कि उसका इलाज कर दे, वो तो समस्या की तरह इंगित करेगा, यार देखो ये है, हमारे गांव से विस्थापन है बहुत, उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो एक आदमी कब तक सिद्ध करेगा उस चीज को, कब तक बार बार में, कब तक पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों तक जब ये चीज पूछी जाएगी, फिर क्या होगा, प्रांत अंत में आप मेरे से यही कहोगे पाकिस्तान भेज दो उसको, तो जुमला यही निकलेगा मेरा। तो तस्नीम को धन्यवाद कि एक अच्छी कहानी इस दौर में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, रति जी ने चर्चा रखी, मतलब यहाँ पे। और ये एक इस बहाने से थोड़ा सा मैं एक चीज इसलिए कर रहा हूँ, मेरी की शिकायत रही है, मतलब कि अब मैं कोई उस तरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी क्या हम युवा लेखकों को बात करने से बहुत बचते हैं, हम बहुत सीनियर है कहा, लेकिन ये क्यों बात करें। पिछले दिनों मुझे लगा ये चीजें होनी चाहिए, मतलब बहुत जरूरी है, बहुत ही, ये सबसे आवश्यक है। मतलब जैसे रति जी कह मैं बहुत कम लिख पाता हूँ, मैं खुद ही दोषी हूँ, ऐसा नहीं है मैं उस दोष से या उस अपराध से बच सकता हूँ, मतलब क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जो लोग कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन मुझे लगा अब ये एक सिलसिला है जो शुरू कर देना चाहिए, मतलब है ना, वो सबकी साझा जिम्मेदारी है, जैसे हमारी साझा विरासत है, तो ये भी हमारी सबकी साझा जिम्मेदारी है। हमें उन लेखकों को जो बहुत सारा काम और कर लेते, वो कोई दुनिया में बहुत काम है करने के लिए,
है ना, लेकिन वो बेचारा, उसको कुछ पैसा नहीं मिल रहा लेखन से, कोई घर नहीं चल रहा लेखन से। आप अतीश जानते हैं बहुत, राजा राम जी बेहतर जानते हैं कि लिखने से मैं तो कहता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं। इसके बावजूद लेखन जो लिख रहा है, युवा पीढ़ी जो आ रही है, उसका स्वागत, और कोई अच्छी तरह से आ रहा है। मैं कह रहा हूँ खराब की चर्चा मत करिए, खराब है तो उसको चुपचाप बता दीजिए भैया थोड़ा और मंच लो। लेकिन जो अच्छी चीज आ रही है उसकी चर्चा सार्वजनिक मंचों पर होनी चाहिए, हम सबके बीच होनी चाहिए, और ताकि अन्य लोग भी जो युवा हैं उनसे प्रेरणा लें। तो आपने अच्छी रखी, अच्छी कहानी है। मैं तो कहूँ कि एक बार बार जो मुझे लगा कि ये एक रिश्तों का, भावना का जो विस्थापन है, ये आदमी को तोड़ देता है। तो आपको धन्यवाद रतीश जी, तस्नीम को बधाई कहानी के लिए। राजा राम जी ने इस विषय की गहराई और उस तरह से समझाया जिस तरह से इस बहाने से, इस कहानी के बहाने से किन किन चीजों पर बात हो सकती है, कैसे कैसे चीजें खुलती हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि आप जो, हाँ, आप आपका ये म्यूट म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, ये अब समझ में आया कि कहाँ पर ये इको होता है। चरण सिंह जी के मोबाइल में इको हो रहा है। इसलिए आपको म्यूट करते ही बात प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों जनों ने पूरे दो पक्ष को, मतलब जैसे कहते हैं ना, दोनों ध्रुव को पकड़ा है। राजा राम बहादुर जी जो बात कर रहे हैं, चरण सिंह जी उसके दूसरे पक्ष को, यानी कहानी पक्ष, भाव पक्ष, और उसको बता रहे हैं। इस तरह से ये जो विषय है वो एक बहुत संपूर्ण हो रहा है। और तस्नीम की तो है ही बात, लेकिन आपने जिस तरह से दोनों ने विषय को रखा है वो बहुत बहुत मैं आपकी आभारी हूँ। राजा राम जी, आप क्या बोलेंगे अंत में? देखिए, अंत में मुझे जरा एक बार चरण सिंह की बात में एक चीज जोड़ देता हूँ कि आप देखिए, वो जो बच्चा जब वो यहाँ से पहली बार माइग्रेट होके जाता है अपनी माँ के साथ, पिता यहाँ रह जाते हैं, एक भाई यहाँ रह जाता है, बाकी भाई और शायद बहन भी है, और माँ वहां जाते हैं। तो वहां देखिए कि वो शुरू से एक अपनी तरफ से आइसोलेशन आइसोलेशन में रहता है, मतलब एक तरह के आत्मनिर्वासन में रहता है। मतलब वो परिवार के साथ कहीं नहीं जुड़ता। माँ उसकी कहती भी है कि तू किस दुनिया में रहता है, तू कहाँ, और वो कमजोर होता जा रहा है, ये सब। और वो लगातार आखिरी दिनों में जाके उसकी माँ से एक एक किस्म का दुख, एक दर्द का साझा बनता है। और वो तब बनता है जब बाकी फैमिली तो माँ को एक्सक्लूड कर देती है। माँ को एक्सक्लूड कर देती है, वो भी अपने खुद के बनाए हुए जो 2 घर थे, जो उस समय खाली हुए थे, वो उन्होंने कब्जा लिए थे, जो उस समय की भाषा में तस्वीर में बड़ा अच्छा यूज़ किया, रोक लिए थे, और बाद में वो उनको अलॉट हो गए और सारा कुछ। उन्हीं अपने बनाए हुए घरों से उसको बाहर सोना पड़ता है, और जहाँ ये बच्चा खुद सो रहा है। तो ये वहाँ फिर दोनों में एका होता है, तब भी उसकी माँ कहती है कि तू वहाँ जाना चाहता है ना वापस, वतन अपने घर, तू चला जा। तो ये वो जो बच्चे का अकेलापन है वो देखिए आप, है ना? वो एक विस्थापन में जो बचपन जो जो ट्रॉमा सहता है ना? अपने आप में एक पूरा एक बच्चे की जो व्यथा है, और साथ-साथ उस औरत की, जिसका पति यहाँ रह गया है और वो वहाँ चली गई है। तो वो औरत वहाँ जाके भी मतलब एक तरह से 2 उनमें झूलती रहती है। एक तो जहाँ वो दैहिक रूप से, भौतिक रूप से मौजूद है, और एक जो पीछे छोड़ के आई है, और जहाँ उसका वो पति भी रह गया है। ऐसा नहीं था उसको पति से उसको प्यार नहीं था, है ना? लेकिन उस प्यार में, दोनों के प्यार के बीच में जो आक्रमण किया, वो उस परिस्थिति ने किया। जिस परिस्थिति से विस्थापन हुआ, उस सिचुएशन ने किया, उस हालात ने किया। तो एक ये दृश्य है। अब आप देखिए, जब वो वापस आ जाता है, जब वो वापस आता है, वापस भी अकेला ही आता है, और वो एक साथ मतलब उसका साझा बनने लगता है ना? सबसे पहले तो उसको घर में अजनबी भाभी मिलती है ना? और आप देखिए कि उससे उससे बच्चे से, जो उसके भाई का बच्चा था, और वो बढ़ते-बढ़ते उस जिस दोस्त की का जो अंश पढ़ा तस्लीम ने, जिस दोस्त के साथ उसकी दोस्ती रहती है, साथ-साथ काम करते हैं, और एक बड़ी साझेदारी होती है, और जहाँ दोनों मतलब दोनों मिले हुए हैं, और जैसे वो साझा टूटता है ना?
और सबसे जैसे कहते हैं सबसे ज़्यादा जहाँ लगाव होता है और वहीं से अगर जो टूटन शुरू होती है, तो उसका असर भी सबसे ज़्यादा मारक होता है। तो वो जो टूटन है, अब आप देखिए फिर वो वापस अकेला होने लगता है। जहाँ से तस्लीम कहानी शुरू करती है, एक बड़ी अद्भुत शुरुआत है वो। वो अपने आप में वहीं से आपको कैच कर लेती है कि घर का एक वातावरण बदला हुआ है। हर सदस्य जो है सहमा-सहमा है। पूरे घर का जो माहौल खड़ा होता है। मैं कह रहा हूँ उसको मेटाफर के तौर पर लें रति जी, तो वो उस दौर का, उन दिनों का, जिस समय भले ही देश भर में आंदोलन चल रहे थे, लेकिन जहाँ आंदोलन थे, जहाँ लाठियाँ चल रही थी, वो तो एक जगह थी। लेकिन उन मोहल्लों में, उन घरों में, है ना, वो उस तरह की स्थिति थी, जो उस एक घर में दिखाई गई है, जो इस तरह का माहौल है। एक साइलेंस, है ना? तो साइलेंस और शांति में फ़र्क होता है। पीस और साइलेंस में बहुत डिफरेंस होता है ना? तो वो एक एक इस तरह का एक जो पीस साइलेंस है। तो ह कहानी भी अपने आप में बहुत मतलब उसके वातावरण में बात की है। वो देखिए अच्छी कहानी ही आपको बड़े संदर्भों से जोड़ सकती है ना? एक बेहतर कहानी से ही आप पर्सपेक्टिव में जा सकते हो। ये तो उसकी खूबी है। और ये जो लेख अपनी जगह होता है, क्रिएटिव राइटिंग अपनी जगह होता है, उसमें भी कविता का अलग रोल होता है, कहानी का अलग रोल होता है। जो एक बहुत सरल तरीके से आधे वाक्य में कहूँ मैं, तो ये है कि कहानी और कविता एक लेख की तुलना में, एक लेख बात करता है कॉग्निटिव डोमेन में, जहाँ हम तर्क से बात करते हैं, जहाँ हम रीज़न से, जहाँ हम आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं, है ना? तो वो लेख अपनी तरह से उस तरह की भाषा में बात करता है। लेकिन एक कहानी और जो कविता है, वो आपके जो इमोटिव डोमेन है, भावात्मक पक्ष है, उसको डील करती है। तो वो आपके मनुष्य के भीतर की दुनिया को सामने लाती है। कविता भी यही काम करती है, कहानी भी यही काम करती है। और तस्नीम उस भीतर की दुनिया को जो हमारे सामने रखती है ना? इसलिए वो कामयाब कहानी है कि उस भीतर की अच्छा केवल भीतर की दुनिया से काम नहीं चलता। अगर आप सिर्फ भीतर की दुनिया की बात करें और बाहर का संदर्भ भी भूल जाएँ, तो ये तो पलायन है। ये तो आप एस्केप कर गए रियलिटी से, है ना? आपकी सफलता ये है कि आप भीतर जाते हैं और भीतर से जो लेके आते हैं, उसको आप बड़े पर्सपेक्टिव से जोड़ देते हैं, है ना? तब आप एक कहानी आप कहते हैं या बड़ी रचना आप करते हैं। और उस रूप में ये बड़ी रचना ये कर रही है क्योंकि जोड़ रही है हमें, है ना? हम कहानी से ही तो हमें नई-नई चीज़ें याद आ रही हैं और एक वैश्विक परिघटना से लेकर के और एक छोटी जगह तक, एक छोटे कस्बे या छोटा शहर या एक मोहल्ला, है ना? वहाँ की बात हम एक साथ कर सकते हैं। माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे, दोनों लेवल पे हम एक ब्रिजिंग इस कहानी के ज़रिए कर सकते हैं, एक मुद्दे को लेकर के। ये एक इसकी बड़ी सफलता है। तो ये जो है आपने बहुत ही अच्छा और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप कहानी को भी फ़िक्शन को भी छोड़िए मत। है ना? कृत्या में फ़िक्शन को भी जगह दीजिए, डिस्कोर्स को भी जगह दीजिए। तो अभी मैं आपकी एक पोस्ट पढ़ रहा था आज थोड़ी 2 घंटे पहले ही फेसबुक पर, तो आप किसी एकाध आलोचक से समालोचक के बारे में प्लीज़ राय मत बनाइए, है ना? एकाध तो सब लोग खराब होते हैं, एकाध तो कवि भी खराब हो सकता है, एकाध कहानीकार भी खराब हो सकता है। साहित्यिक दुनिया है, समाज से ही आती है। 1-2 आलोचक भी खराब हो सकते हैं, थोड़े आलोचक ज़्यादा भी खराब हो सकते हैं। लेकिन जैसे जो न्याय में कहते हैं तो मतलब उसको मतलब सबको संभावना दें, अच्छे लोग भी उसमें हो सकते हैं, आलोचना और अच्छे लोग रहें। क्योंकि रचना और आलोचना के सहकार से ही ये जो पूरा एक डिस्कोर्स है, रचनात्मक क्रिएटिव जो डिस्कोर्स है वो आगे बढ़ता है। तो आप आइडेंटिफ़ाई करें कौन अच्छे हैं, कौन खराब हैं और खराबों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे लोगों को आप छोड़े नहीं कृपया। तो ये मुझे आखिर में आपसे एक अर्ज़ करनी थी कृत्या के संदर्भ। जी। तस्नीम, क्या तुम बोलना चाहोगे कुछ अंत में? हैं? तुम अंत में कुछ बोलना चाहोगे तस्नीम? जी, क्या अब हम कुछ मैं सभी का आभार जी दत्ती जी, आपका बहादुर सर का, प्रतीक सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगी मैं कि इस कहानी को लेकर इतनी अच्छी हम एक सार्थक चर्चा जिसे हम कहें, जिसे हम बार बार सुन सकते हैं, जिससे हम सीख सकते हैं बहादुर सर से, प्रतीक सर से कि किस तरह की रचनात्मकता या इतिहास में हम क्या क्या झेल चुके हैं। तो बहादुर सर ने बहुत ही अच्छा उसका
उसे लेकर यहाँ पर चर्चा की। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप सभी ने इस कहानी के बहाने और बहुत ही अच्छा जिससे सीखने को मिले ऐसी ये चर्चा। मैं ये अब सबसे पहले मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के आभार प्रकट कर रही हूँ। मैंने जो आज पोस्ट लिखी थी किसी भी आलोचक के विरोध में नहीं लिखी थी। राजा राम जी आलोचक है ये तो बहुत पहले से जानती हूँ, फिर भी आप मेरे को छाप रहे हैं, जब से छाप रहे हैं, जब कोई जानता ही नहीं था रति सक्सेना कौन है। और मेरे वो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े लेखों को छापते थे कि मैं कहती हूँ संस्कृत देववाणी नहीं है, उसको तो कोई छापेगा ही नहीं, लेकिन राजा राम जी छाप देते थे। और ना मेरा उनसे कोई परिचय था, मैं एक पोस्ट कार्ड में मैं ये हाथ से लिख के, और मैं गलतियां बहुत करती हूँ हिंदी की दृष्टिया से, क्योंकि मैं संस्कृत वाली हूँ तो ऋस्वर और दीर्घ मात्रा की गलती करती हूँ, बिना किसी शिकायत के वो अपना ठीक कर कर के छापते थे। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, आलोचकों से भी मुझे कोई शिकायत नहीं। मैंने जो पोस्ट वैसे मजे में लिखी थी थोड़ा सा चुटकी जी लेने जी के लिए, खीर की थी है, खीर खाने के लिए थी, मेवा डालने के लिए थी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम लोग देखिए एक ही तो है। रति जी, आप स्वादिष्ट खीर बना सकते हैं, लेकिन उसके हाँ जी। स्वाद के बारे में, स्वाद का अंदाज, स्वाद का जो विश्लेषण है वो तो मतलब कोई कोई रसिक ही करेगा, है ना? तो वो एक डिफरेंट चीज है। तो जी बनाना, देखिए, उसका एक स्वादिष्ट चीज बनाना और स्वादिष्ट चीज को खाना, उसका आनंद लेने का, उसको सेलिब्रेट करना, ये दोनों चीज मिलती है तब जाके भोज पूरा होता है। तो इसी तरह से क्रिएटिव राइटिंग का है। जी दूसरी बात यह है कि कृत्य जो है, कविता जरूर लेते हैं हम, लेकिन हमारा एक वो होता है, जैसे कहते हैं लक्ष्य है, लक्ष्य विहीन नहीं है ये। यानी हर साल हमारा कोई ना कोई इसका एक मोटो होता है। जैसे मैंने बताया एक्साइल एंड ड्रामा हमारा 2008 और 2009 और 2010 वाले फेस्टिवल में एक्साइल एंड ड्रामा का था। उस कारण से हमें बहुत अच्छे लेखक, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एलिसिया पार्टनोई ने कहा था, और उसकी बहुत अच्छी, जिनको यात्रा शिविर में रखा गया था और जिनको डिसअपियर्स कहा गया था, उनका था, आप कभी पिछले वाले उसमें आप देखिएगा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी कही थी। उन्होंने कहा कि उस समय वो कहते थे कि भी नाक आंख में पट्टी बांध के आपको तो यात्रा शिविर, अगर आपने देखे, मैंने देखा इसलिए मैं बता रही हूँ, वो ड्राजी जैसी होती, दराज होती है ना, अपने ताखे होते हैं, वैसे ताखे होती हैं वहां पे, लकड़ी के तख्त होते हैं, उसमें नंगा करके पटक देते हैं, उसमें आप बैठ भी नहीं सकते हैं, और उसमें पट्टी बंधी रहती है। वहीं पर एक कोने में आपका ये बाथरूम वाथरूम, जिसमें पर्दा नहीं है, कुछ नहीं, वहीं पे होता है। और कुछ तो मतलब जैसा एलिसिया बताती है, तो उसका तो स्त्री पुरुष का एक ही था। तो ये सारी बड़ी और वो लड़की 21 साल की थी उस समय की, आज तो मेरी उम्र की है वो, 21 साल की थी। तो उन्होंने ये उस समय कहते थे कि हम लोगों का क्या एंटरटेनमेंट था कि जब एक साथ नहाने को मिलता था सप्ताह में एक बार, तो हम लोगों का कवि गोष्ठी होती थी। अब वो तुरंत कविता बनाते थे। जब वहां से वो फिर जेल भेजी गई, जेल से फिर उनको एक्साइल मिला, तो अमेरिका में उनको बुला लिया गया वहां की संस्था ने, तो अभी तक अर्जेंटीना को वो भूल नहीं पाए। और वो ये कहती हैं कि फिर उसके बाद उन्होंने अपनी यादों के अनुसार कविताएं लिखनी शुरू की। जैसे कि एक लड़की थी उनके साथ में, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको एक्सरसाइज करवाने के लिए वो मेज के चारों तरफ चक्कर लगवाते थे, जिससे उसकी डिलीवरी इजी हो जाए। और वो एक्सरसाइज करने के डिलीवरी होने के बाद तुरंत उसकी बच्ची गायब हो गई थी। तो ये इस तरह की उन्होंने कहानियां कविता में लिखी। तो उनका एक कष्ट था, वो ये क्या था कि जब कविता के आलोचक उसको पढ़ते हैं तो कहते हैं इसमें काव्य कम है, ये तो घटनाएं हैं। और जब इतिहासकार पढ़ते हैं तो वो कहते हैं ये तो कविताएं हैं, ये इतिहास कहाँ है। तो यहाँ पर जब आलोचक, जब आप किसी किसी कारण, जैसे हमने एक इशू निकाला था कि हम उसको जानते हैं कि पोलिश लोगों ने किस तरह से इस, जबकि वो कंसंट्रेशन कैंप में नहीं थे, लेकिन किस तरह से सताए गए थे, और कि किस तरह से औरतों को अपनी अपनी अस्मिता बचाने के लिए चुकंदर के खेत में वो नकली चुकंदर लगा लेती थी अपने कपड़ों में, जिससे उनके साथ में रेप ना हो सके। इस तरह की स्थितियों से खिड़कियों जब वो जाते थे ट्रेन से तो उनको पीट दिया जाता था। ऐसी स्थिति से ये सारी कविताएं हैं। अब वो कविताएं नहीं लगेंगी किसी आलोचक को जब तक वो आलोचक उस काल और स्थिति को नहीं समझेगा। है। और दूसरी बात यह कि बाद में उनका भी विस्थापन था कि जो अमेरिका गए तो उनके पास में अंग्रेजी नहीं थी, उनकी पहली पीढ़ी के पास में, दूसरी पीढ़ी पे अंग्रेजी आई, तो वहां पर वो मजदूरी बन गए।
क्योंकि जूता गाड़ दें, लकड़ी चीर दें, यही काम करते रहे। ये विस्थापन की घटनाएं बहुत है पूरे विश्व में। ये विस्थापन को हम लेके चलते हैं, यहाँ पर हम उसके कविता की मजबूती को नहीं देखते, उसके कला पक्ष को हम नहीं देखते हैं। हम उसके घटना को प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आलोचक आलोचक को सोचना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, और बिना उद्देश्य के हम वो अगर हमारे कार्यक्रम की आलोचना करता है तो हमें दुख होगा। बस इतना ही हमें आलोचना से सवाल है, बाकी कुछ नहीं। आप लोग सब आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बहुत आनंद हुआ। आप दोनों अतिथि चरण सिंह जी और पाठक जी और राजा राम बहादुर जी, आप अ, अ, का अद्भुत मुझे आपसे ज्ञान प्राप्ति हुई। और तस्नीम तो अपनी बच्ची है और ये जब अपने बच्चे कुछ करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। तो तस्नीम, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पाठक जी, आप इसी तरह से सबका कथा साहित्य में आगे बढ़ाइए। हम आगे कथा लेंगे। कुछ अपनी सुविधाएं होती हैं हम लोगों के पास में, उस हिसाब से फिर हम एक क्षेत्र में रुक जाते हैं। आगे करेंगे, आप लोग अगर साथ देंगे तो करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया।